जरा एक सेकंड के लिए इमेजिन करो, अगर मैं कहूं कि एक सिंपल सा मेटल कॉपर जो हमारी वायरिंग में होता है वो अचानक से न्यू ऑयल बन रहा है, मतलब ये हो कैसे रहा है? हाँ, या फिर सोचो कि 2026 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के सामने कुछ ऐसे केसेस हैं जो हमारे देश का सोशल फैब्रिक और पॉलिटिकल फ्यूचर मतलब लिटरली रीडिफाइन कर सकते हैं। इंटरेस्टिंग है ना? बहुत ज्यादा। चलो आज इन्हीं सब पर एक बहुत ही गहरी चर्चा करते हैं। और सुनो, अगर ये डिटेल्ड एनर्जेटिक ब्रेकडाउन पसंद आता है तो एक फेवर करो और अभी सब्सक्राइब बटन दबा दो। एब्सोल्युटली। इस लर्निंग जर्नी को साथ में ऑसम बनाते हैं। तो आज के इस मासिव सेशन का रोड मैप क्या है? देखो, हम जनवरी से लेकर 14 जनवरी तक के सबसे क्रिटिकल करंट अफेयर्स में मतलब डीप डाइव करने वाले हैं। इसे अपना अल्टीमेट कॉम्प्रिहेंसिव गाइड समझो। ठीक है, तो हम डॉक्टर कॉपर की फैसिनेटिंग स्टोरी से शुरू करेंगे कि वो इतना प्रेशियस क्यों हो रहा है। हाँ, फिर हम सुप्रीम कोर्ट के कॉरिडोर्स में नेविगेट करेंगे लैंडमार्क केसेस को समझने के लिए। और उसके बाद हम ईयू के नए कार्बन टैक्स, ग्लोबल क्लाइमेट चेंज नैरेटिव में एक बड़ा शिफ्ट और 1971 वॉर की एक लेजेंडरी बैटल तक जाएंगे। एंड दैट्स जस्ट द स्टार्ट। बिल्कुल। आगे हम यूएस पॉलिटिक्स, वो वायरल वेट लॉस ड्रग्स, इंडिया का पब्लिक हेल्थ रिपोर्ट कार्ड, कैंसर फाइटिंग नैनोबॉट्स, यूएपीएल लॉ और आईएसआरओ के एक सेटबैक तक। मतलब सब कुछ कवर करेंगे। हाँ, पूरा 2 हफ्ते का न्यूज राउंड अप यूपीएससी स्टाइल में जो सुपर मेमोरेबल हो। सो रेडी हो? लेट्स डाइव इन। ओके, तो लिस्ट में सबसे पहले है बिहाइंड कॉपर्स रिकॉर्ड 2025 रैली, ब्रॉड मैक्रो थीम। कमोडिटीज। तो चलो कॉपर से शुरू करते हैं। पता है फाइनेंशियल सर्कल्स में इसे डॉक्टर कॉपर कहते हैं हाँ, मैंने सुना है। क्योंकि इसकी डिमांड को इकोनॉमिक्स में पीएचडी जैसा माना जाता है। मतलब ये ग्लोबल इकोनॉमी की हेल्थ का एक बहुत अच्छा डायग्नोसिस देता है। और अभी डॉक्टर क्या सिग्नल दे रहा है? द डॉक्टर इज सिग्नलिंग समथिंग ह्यूज। दैट्स अ कूल वे टू पुट इट। सोर्सेज बताते हैं कि प्राइसेस $12,000 पर टन के ऑल टाइम हाई पर पहुंच गए। ये तो एक साल में 35% का सर्ज है। मतलब हो क्या रहा है? इट फील्स लाइक अ परफेक्ट स्टॉर्म। इट इज एग्जैक्टली अ परफेक्ट स्टॉर्म। यहाँ पर 3 मैसिव फोर्सेस कोलाइड कर रही हैं। तो देखो, पहला पॉलिटिकल साइड पर ट्रंप का 50% टैरिफ ऑन सेमी फिनिश्ड कॉपर। ओके, जैसे ही वो अनाउंस हुआ, सबने स्टॉक पाइलिंग शुरू कर दी, जिससे एक आर्टिफिशियल डिमांड क्रिएट हो गई। राइट। दूसरा, मेजर सप्लाई डिस्ट्रप्शंस। इंडोनेशिया, चिली, डीआरसी जैसी कंट्रीज जो ह्यूज कॉपर प्रोड्यूसर्स हैं, वहां इश्यूज चल रहे हैं, तो सप्लाई स्क्वीज हो रही है। ओके, तो पॉलिटिक्स की वजह से बाइंग फ्रेंजी है, सप्लाई चेन शेकी है। बट एक्चुअल डिमांड का क्या? मैंने नोट्स में एक बहुत वाइल्ड एग्जांपल देखा। एक हाइपर स्केल एआई डेटा सेंटर, हाँ बताओ। उसमें 50,000 टन तक कॉपर लग सकता है। 50,000। एग्जैक्टली। It's basically the nervous system for this giant AI brain. ये तो इंसेन है। Exactly. एंड दैट्स द थर्ड एंड मोस्ट एक्साइटिंग ड्राइवर, ए सुनामी ऑफ न्यू डिमांड। Yes. ये 3 की एरिया से आ रही है। नंबर 1, जैसा तुमने कहा, एआई डेटा सेंटर्स। Right. नंबर 2, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। एक एवरेज ईवी में करीबन 53 केजी कॉपर लगता है, Wow. जो नॉर्मल पेट्रोल कार से डबल से भी ज्यादा है। Wow. एंड नंबर 3, पूरा ग्रीन एनर्जी ट्रांजिशन, सोलर फार्म्स, विंड टर्बाइंस, नए पावर ग्रिड्स, ये सब मैसिव अमाउंट्स ऑफ कॉपर कंज्यूम करते हैं। Wow, तो ये कोई एक चीज नहीं है। ये ट्रेड पॉलिसीज, सप्लाई शॉक्स और एआई, ईवीज, ग्रीन एनर्जी से आई इनक्रेडिबल न्यू डिमांड सब एक साथ हो रहा है। बिल्कुल। जो दोस्त यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये जीएस पेपर 3 का परफेक्ट टॉपिक लगता है। इट्स प्योर गोल्ड फॉर GS3। ये ग्लोबल ट्रेड पॉलिसीज, सप्लाई चेन वल्नरेबिलिटीज, ग्रीन ट्रांजिशन और न्यू टेक्नोलॉजीज का इंपैक्ट सब कुछ ब्यूटीफुली कनेक्ट करता है। राइट। उसे एक इंटरकनेक्टेड वेब की तरह दिखना होगा। वो जो चौथा पॉइंट है, आर्बिट्राज वाला, उसने तो बस आग में घी का काम किया। ये एक ग्रेट एग्जाम्पल है याद रखने के लिए। 3 मेन डिमांड ड्राइवर्स क्या है? चलो इसे याद करने के लिए जोर से बोलकर प्रैक्टिस करते हैं। कॉपर्स डिमांड सर्ज इज ड्रिवन बाय एआई, ईवीज एंड ग्रीन एनर्जी। और अगर इसे समराइज करना हो, इन शॉर्ट, a perfect storm of tariffs, supply shocks, and massive new demand from future technologies is making copper extremely valuable. फैंटास्टिक। तो डॉक्टर कॉपर से ग्लोबल इकोनॉमिक पल्स चेक करने के बाद चलो अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के कॉरिडोर्स में चलते हैं। 2026 तो एक लैंडमार्क ईयर होने वाला है। Before top court in 2026, religion, citizenship, broad micro theme, polity, judiciary. You're right. सुप्रीम कोर्ट का 2026 का कैलेंडर सिर्फ केसेस की लिस्ट नहीं है। नहीं, ये देश के सबसे फंडामेंटल और सेंसिटिव क्वेश्चंस की लिस्ट है जो फाइनल आंसर का इंतजार कर रहे हैं। हर जजमेंट देश के लिए एक टर्निंग पॉइंट हो सकता है। तो चलो इन्हें अनपैक करते हैं। कौन से बड़े केसेस हैं जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल फैब्रिक को टेस्ट करेंगे? लिस्ट में सबसे पहले है वक्फ लॉ। यस, स्पेसिफिकली द 2025 वक्फ लॉ। सुप्रीम कोर्ट ने उसके कुछ की प्रोविजंस पर स्टे लगा दिया है। जैसे कि फॉर इंस्टेंस, वो पार्ट जो कलेक्टर को प्रॉपर्टी का स्टेटस डिटरमिन करने की पावर देता था और वो प्रोविजन जो नॉन मुस्लिम्स को वक्फ बोर्ड्स में अलाउ करता था। ये बहुत सेंसिटिव इशू है। इक्वली सेंसिटिव है चैलेंज टू द प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट ऑफ 1991। ये वो लॉ है जो कहता है कि 15 अगस्त 1947 को किसी भी प्लेस ऑफ वर्शिप का जो रिलीजियस कैरेक्टर था वो बदला नहीं जा सकता। राइट। अयोध्या वर्डिक्ट इसका एक स्पेसिफिक एक्सेप्शन था। अब पूरे लॉ पर ही सवाल उठ गया है। और ये सबरमला रिव्यू से भी कनेक्ट होता है। एक लार्जर बेंच एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस टेस्ट को री एग्जामिन करने वाली है। ओह, इसके तो फार रीचिंग इंप्लीकेशंस हो सकते हैं। बहुत ज्यादा। फिर ऑफ कोर्स सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट मतलब सीएए पर लॉन्ग पेंडिंग चैलेंज तो है ही, जो उसके रिलीजियस क्राइटेरिया पर सवाल उठाता है। इन सब के अलावा इंडिविजुअल राइट्स पर भी क्रूशियल क्वेश्चंस हैं। सोर्सेज में यूएपीए केसेस में बेल में देरी का जिक्र है, जैसे उमर खालिद का केस। हाँ। और यूएपीए लॉ का ब्रॉडर इंटरप्रिटेशन भी कोर्ट के सामने है। तो ये स्टेट सिक्योरिटी और इंडिविजुअल लिबर्टी के बीच एक कांस्टेंट बैलेंसिंग एक्ट है। और टॉप इट ऑल ऑफ 2 नए प्रपोज्ड बिल्स भी स्पॉटलाइट में हैं। एक तो मिनिस्टर को 30 डे डिटेंशन पर रिमूव करने वाला
एंड द बिग वन नेशन वन इलेक्शन। बाप रे। तो तुम देख सकते हो कोर्ट के 2026 के डिसीजंस रिलीजन और सिटीजनशिप से लेकर हमारी डेमोक्रेसी के स्ट्रक्चर तक हर चीज को टच करेंगे। एब्सोल्युटली। यूपीएससी के लिए ये जीएस पेपर 2 में एक डीप डाइव है। इट्स ऑल अबाउट फ्रिक्शन बिटवीन फंडामेंटल राइट्स, सेक्युलरिज्म, लेजिस्लेटिव एक्शन एंड जुडिशियल रिव्यू। इन केसेस के आउटकम्स को ट्रैक करना ही पड़ेगा। सही बात है। उस 1991 एक्ट का कोर प्रिंसिपल एक की टेकअवे है। चलो मेन पॉइंट को बोलकर प्रैक्टिस करते हैं। द प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 freezes a place's religious character as of August 15, 1947. So to put it simply, in short, the Supreme Court is set to deliver foundational judgments on religion, citizenship, and the delicate balance between individual liberty and state authority. फ्यू, ये तो कुछ ज्यादा ही हैवी टॉपिक्स हो गए। चलो गैस स्विच करते हैं, कुछ हल्का बट उतना ही रिवीलिंग। हर साल कुछ नए वर्ड्स हमारी वोकैबुलरी में आते हैं जो एक स्टोरी बताते हैं। देखते हैं 2025 ने हमें क्या दिया। Words of the year: rage bait, AI slop, broad micro theme, society technology. मुझे ये टॉपिक बहुत पसंद है क्योंकि ये न्यू वर्ड्स हमारे कलेक्टिव कॉन्शियसनेस का एक स्नैपशॉट जैसे हैं। हाँ, ये दिखाते हैं कि टेक्नोलॉजी हमारी सोसाइटी को कैसे रीशेप कर रही है। टोटली। पहला वाला ही ले लो, ऑक्सफोर्ड वर्ड ऑफ द ईयर, रेज बेट। ये तो सबने देखा होगा। हाँ बिल्कुल। सोशल मीडिया पर वो पोस्ट जो आपका खून खौलाने के लिए डिजाइन की गई हो कि आपको इतना गुस्सा है कि आप कमेंट किए बिना रह ही ना पाए। एंड गेस व्हाट? द एल्गोरिदम लव्स योर एंगर। एग्जैक्टली, बिकॉज इट ड्राइव्स एंगेजमेंट। इट्स कंटेंट इंजीनियर्ड फॉर आउटरीच। दूसरा शब्द मैक्वारी से है एआई स्लॉप। एआई स्लॉप। हाँ, ये इंटरनेट पर लो क्वालिटी एआई जनरेटेड कंटेंट के फ्लड को रेफर करता है। ये हमारे दिमाग के लिए जंक फूड जैसा है, हमारी कॉग्निटिव बैंडविड्थ को कंज्यूम कर रहा है। और तीसरा कैम्ब्रिज से फैसिनेटिंग है, पैरासोशल। ये उस वन साइडेड इमोशनल बॉन्ड को डिस्क्राइब करता है जो हम पब्लिक फिगर्स, सेलिब्रिटीज या इवन एआई कैरेक्टर्स के साथ बना लेते हैं। आपको लगता है आप उन्हें जानते हैं, बट दे हैव नो आइडिया यू एग्जिस्ट। Very true. It's a relationship with an image, not a person. And the last one from Collins is vibe coding. वाइब कोडिंग, ये तो फन है। हाँ, ये तब होता है जब आप एआई को प्रिसाइज कमांड्स की जगह नॉर्मल नेचुरल लैंग्वेज में कोड लिखने को कहते हो। जैसे मेक अ बटन दैट लुक्स कूल एंड बाउंसेस व्हेन यू क्लिक इट। हाँ, यू जस्ट डिस्क्राइबिंग अ वाइब। एग्जैक्टली। ये ब्रिलियंट है और सब एआई और एल्गोरिदम से कनेक्टेड है। यूपीएससी ऐसे या जीएस पेपर 3 के आंसर में सोसाइटल इंपैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी पर ये टर्म्स यूज करने से एक नुआंस्ड अंडरस्टैंडिंग दिखती है। कूल है ना? वेरी कूल। ये हमारी न्यू डिजिटल रियलिटी की वोकैबुलरी है। सो चलो सबसे कॉमन वाला याद करते हैं, मेरे साथ रिपीट करो। AI slop is the flood of low quality AI generated content. Right. So the mini recap is, in short, these new words show how algorithms are fundamentally shaping our emotions with rage bait, our information with AI slop, our relationships with parasocial bonds, and even our work with vibe coding. From the digital world shaping our reality, let's move to the real world's biggest challenge, climate change. यूरोपियन यूनियन के पास एक नया टूल है और इंडिया जैसे देश इससे कंसर्न है। As EU carbon tax kicks in, broad micro theme, environment, international relations. ओके, तो ये सीबैम नाम की किसी चीज के बारे में, ये एग्जैक्टली है क्या? CBAM का मतलब है कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म। सिंपल शब्दों में ये एक कार्बन टैक्स है जो EU उन देशों से इंपोर्ट होने वाले प्रोडक्ट्स पर लगाएगा जिनके एनवायरमेंटल स्टैंडर्ड्स कमजोर है। अच्छा, ये EU का कार्बन लीकेज को रोकने का तरीका है। आई गेट इट। तो एक रियल लाइफ एग्जांपल लेते हैं। मान लो इंडिया में एक स्टील कंपनी है जो थोड़ा ज्यादा पोल्यूशन करती है। ठीक है। जब वो अपना स्टील यूरोप में बेचेगी तो EU कहेगा रुको, तुम्हारा स्टील बहुत कार्बन एमिशन से बना है, तुम्हें इस पर एक एक्स्ट्रा पोल्यूशन टैक्स देना होगा। परफेक्ट एग्जांपल। ये इसलिए ताकि इंडियन कंपनी को एक क्लीनर यूरोपियन कंपनी पर अनफेयर प्राइस एडवांटेज न मिले। यही है CBM, राइट? दैट्स अ परफेक्ट एग्जांपल। और ये कोई फ्यूचर प्लान नहीं है, इसका इंप्लीमेंटेशन 1 जनवरी 2026 से शुरू हो गया है। वाओ। ये अभी स्टील, एल्यूमिनियम, सीमेंट जैसे हाई कार्बन गुड्स पे अप्लाई होता है। तो इंडिया के मेन कंसर्न्स क्या हैं? नोट्स में MSMEs का जिक्र है। वो एक बड़ा कंसर्न है। हमारी स्मॉलर कंपनीज के पास वो कॉम्प्लेक्स डेटा वेरिफिकेशन कैपेसिटी नहीं है जो CBM रिक्वायर करता है। बट अ बिगर प्रिंसिपल्ड आर्ग्यूमेंट जो इंडिया दे रहा है वो ये है कि CBM कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज और CBDR के प्रिंसिपल को वायलेट करता है। CBDR का कोर आइडिया है कि डेवलप्ड कंट्रीज जो हिस्टोरिकली ज्यादा एमिशंस के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं उन्हें ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। CBAM बेसिकली सब पर सेम स्टैंडर्ड अप्लाई कर रहा है। और एक टेक्नोलॉजी गैप भी है ना, हम अभी भी हाई एमिशन ब्लास्ट फर्नेसेस पर डिपेंडेंट हैं, जबकि EU लोअर एमिशन इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेसेस पर शिफ्ट हो गया है। एग्जैक्टली। तो ये GS पेपर 3 एनवायरमेंट एंड इकोनॉमी और GS 2 इंटरनेशनल रिलेशंस दोनों के लिए क्रूशियल टॉपिक है। इट्स अ क्लासिक कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन ट्रेड गोल्स एंड क्लाइमेट एक्शन। वो एक्रोनिम की है, चलो उसे याद रखने के लिए साथ में बोलते हैं। CBAM, कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म। राइट। So the key takeaway is, in short, the EU CBAM is a carbon tax on imports that could hurt Indian exports like steel and raises fundamental questions about fairness in global climate action. एंड यू नो CBAM असल में एक बहुत बड़ी स्टोरी का सिर्फ एक हिस्सा है। क्लाइमेट चेंज के आसपास का पूरा ग्लोबल नैरेटिव ही शिफ्ट हो रहा है। Shift in climate narrative, broad micro theme, environment, geopolitics. दैट्स अ ग्रेट पॉइंट। पेरिस एग्रीमेंट को अब 10 साल हो गए हैं और बहुत से डेवलपिंग कंट्रीज कह रहे हैं वेट अ मिनट, ये कॉन्वर्सेशन तो पूरी तरह वन साइडेड रही है। फोकस सिर्फ मिटिगेशन पर रहा है, मतलब एमिशंस कट करने पर। Yes. और अब वो जोर शोर से नैरेटिव को अडेप्टेशन और डेवलपमेंट की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं। मुझे सोर्सेज वाली एनालॉजी बहुत पसंद आई। कौन सी? इमेजिन करो कि हमारी प्लैनेट एक बोट है
जिसमें एक होल हो गया है। 10 साल तक मिटिगेशन का मतलब था कि सब इस बात पर आर्ग्यू कर रहे थे कि होल को प्लग कैसे करें। बट अब डेवलपिंग कंट्रीज कह रहे हैं कि बोट तो पहले ही आधी पानी से भर चुकी है, हमें अडेप्टेशन के बारे में बात करने की जरूरत है, मतलब पानी बाहर निकालने और लाइफ जैकेट्स पहनने की। दैट्स अ ब्रिलियंट एनालॉजी। तो COP30 में डेवलपिंग नेशंस मतलब बेसिक ग्रुप ब्राजील, साउथ अफ्रीका, इंडिया एंड चाइना ने डेवलप्ड वर्ल्ड को कॉल आउट किया। बिल्कुल। उन्होंने आर्ग्यू किया कि पेरिस एग्रीमेंट फाइनेंस और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के प्रोमिसेस डिलीवर करने में फेल हो गया है। एंड दिस इज हैपनिंग इन अ जियोपॉलिटिकल वैक्यूम। ट्रम्प 2.0 एडमिनिस्ट्रेशन के यूएस को क्लाइमेट लीडरशिप से पुल आउट करने से एक वॉइड क्रिएट हो गया है। और चाइना उसे फिल करने की कोशिश कर रहा है। एग्जैक्टली, अपने मैसिव रिन्यूएबल एनर्जी एक्सपेंशन को पॉइंट आउट करके। तो इस सब के बीच इंडिया का स्पेसिफिक स्टैंड क्या है? इंडिया की पोजीशन बहुत क्लियर और पावरफुल है। डेवलपमेंट इज द बेस्ट इंश्योरेंस अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज। इंडिया डिमांड कर रहा है कि एडेप्टेशन को इक्वल प्रायोरिटी दी जाए और डेवलप नेशंस अपने फाइनेंशियल कमिटमेंट्स पूरे करें। 3 and GS2 ये क्लाइमेट चेंज की जियोपॉलिटिक्स को हाईलाइट करता है। इंडिया का स्टैंड समझना क्रिटिकल है। चलो इंडिया का क्लियर स्टेटमेंट बोलकर प्रैक्टिस करते हैं। डेवलपमेंट इज द बेस्ट इंश्योरेंस अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज। So the mini recap here is simple. In short, after 10 years of the Paris Agreement, developing countries are demanding a major shift in focus from just cutting emissions to also dealing with current climate impacts and prioritizing development. फैंटास्टिक। ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स के हाई स्टेक्स दुनिया से चलो अब टाइम ट्रैवल करके 1971 में चलते हैं, एक इनक्रेडिबल मिलिट्री करेज के मोमेंट पर। वी आर टॉकिंग अबाउट द बैटल ऑफ बसंतर। Battle of Basantar, 1971. Broad micro theme, modern history, defense. ज्यादातर लोग 1971 वॉर को ईस्टर्न फ्रंट पर बांग्लादेश की लिबरेशन के लिए याद करते हैं, सही बात है। बट वेस्टर्न फ्रंट पर कुछ सबसे इंटेंस और डिसाइसिव बैटल्स लड़ी गई और बैटल ऑफ बसंतर इसका प्राइम एग्जाम्पल है। Yeah. ये हिस्ट्री की ग्रेटेस्ट टैंक बैटल्स में से एक थी। सोर्सेज में एक ग्रेट चेस बोर्ड एनालॉजी यूज की गई है। पाकिस्तान की टेरिटरी में एक एरिया था जिसे शाकारगौर बल्ज कहते थे। वो एक डैगर की तरह इंडिया में पॉइंट कर रहा था। Exactly, threatening to cut off Jammu and Kashmir. Exactly. The Battle of Basantar was India's bold move to neutralize that threat. Exactly. बैटल का ऑब्जेक्टिव था बसंतर रिवर को क्रॉस करके एनिमी टेरिटरी में डीप एक ब्रिज हेड सिक्योर करना। और जब हम इस बैटल की बात करते हैं तो एक नाम लेजेंडरी है, सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेतरपाल ऑफ द पूना हॉर्स रेजिमेंट। क्या इनक्रेडिबल स्टोरी है। सिर्फ 21 साल के थे। हाँ, उनका टैंक फामागस्ता हिट हो गया था और आग लग गई थी। उन्हें उसे छोड़ने का ऑर्डर मिला बट ही रिफ्यूज्ड। ही केप्ट फाइटिंग, व्यर्थ नहीं गया। इंडियन फोर्सेस ने एक डिसाइसिव विक्ट्री हासिल की। पाकिस्तान ने अपने करीबन 50 सुपीरियर पैटर्न टैंक्स खो दिए। दिस इज सच एन इंपॉर्टेंट पीस ऑफ आवर हिस्ट्री। यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए अरुण खेतरपाल जैसे नाम और शाकरगढ़ बल जैसी लोकेशंस इंपॉर्टेंट है। और एथिक्स में उनकी स्टोरी करेज एंड ड्यूटी का अल्टीमेट एग्जांपल है। अ ट्रूली इंस्पायरिंग स्टोरी। चलो एक मोमेंट लेकर हीरो का नाम और उनके टैंक का नाम बोलकर प्रैक्टिस करते हैं। सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेतरपाल एंड फमेगुस्टा। Yes. So the mini recap is, in short, the Battle of Basantar was a decisive Indian victory in the 1971 war, remembered for its fierce tank warfare and the supreme sacrifice of Param Veer Chakra awardee Arun Khetarpal. शाकरगढ़ के मैदानों की एक हिस्टोरिक बैटल से चलो अब न्यूयॉर्क सिटी की सड़कों पर लड़ी जा रही एक मॉडर्न फिस्कल बैटल पर चलते हैं। NYC Budget Deficit. Broad micro theme, International Affairs, Economy. ये एक इंटरेस्टिंग केस स्टडी है। न्यूयॉर्क सिटी के नए मेयर जोहरान ममदानी एक बहुत प्रोग्रेसिव बिग गवर्नमेंट एजेंडा पुश कर रहे हैं। हाँ। आइडिया है टू टैक्स द रिच एंड स्पेंड मोर ऑन सोशल प्रोग्राम्स, बट एक बड़ी प्रॉब्लम है, सिटी एक मैसिव बजट डेफिसिट की तरफ बढ़ रही है। सोर्सेज में एक सिंपल हाउस होल्ड एनालॉजी है जो इसे बहुत क्लियर कर देती है। बताओ। इमेजिन करो आपकी हाउस होल्ड इनकम फिक्स्ड है, बट आप अपना सोशल स्पेंडिंग मैसिवली इंक्रीज कर देते हो। रिलेटिव्स की मदद करना, बड़ी पार्टीज देना, ठीक है। और एट द सेम टाइम आपको शक है कि वर्क से मिलने वाला एनुअल बोनस कैंसिल हो सकता है। NYC की सिचुएशन एग्जैक्टली यही है। सो ऑन वन हैंड मेयर ममदानी की क्लासिक प्रोग्रेसिव पॉलिसी है, बट ऑन द अदर हैंड सिटी 2029 तक $13.6 बिलियन के पोटेंशियल डेफिसिट का सामना कर रही है। इतना बड़ा गैप क्यों? दो रीजन हैं। फर्स्ट, सोशल सेफ्टी नेट प्रोग्राम्स की कॉस्ट्स बहुत बढ़ गई हैं। एंड सेकंड, एंड दिस इज द बिगर थ्रेट, वो न्यू ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन से फेडरल फंड्स में शार्प रिडक्शन एंटिसिपेट कर रहे हैं। तो स्पेंडिंग बढ़ रही है और इनकम कम होने की संभावना है। एग्जैक्टली। दिस इज अ परफेक्ट एग्जांपल फॉर GS पेपर 2 जब पॉलिटिकल सिस्टम्स को कंपेयर करने के लिए कहा जाता है, एंड फॉर GS 3 ऑन इकोनॉमिक्स। ये एम्बिशियस लोकल वेलफेयर पॉलिसीज और फेडरल फंडिंग की हार्ड रियलिटीज के बीच क्लासिक टेंशन को दिखाता है। ये इंडिया में फिस्कल फेडरलिज्म का एक बहुत बड़ा थीम है। स्टेट्स अक्सर बड़ी सोशल स्कीम्स अनाउंस करते हैं, बट फंड्स के लिए सेंटर पर डिपेंडेंट रहते हैं। राइट, इट रियली हाइलाइट्स दैट कोर टेंशन। इस कॉन्सेप्ट को रिहर्स करना वर्थ इट है। The NYC case shows the tension between progressive local policies and federal funding constraints. And a quick recap for you. In short, NYC's progressive spending agenda is on a direct collision course with a looming budget deficit, highlighting the classic conflict between local political goals and fiscal reality. Alright, अब एक ऐसी चीज के बारे में बात करते हैं जो हर जगह न्यूज में है। A new class of drugs जिन्हें wonder drugs कहा जा रहा है। Weight loss drugs, GLP-1. Broad micro theme, science and technology, health. Yes, we're talking about the GLP-1 agonists. आपने Wegovy और Mounjaro जैसे ब्रांड नेम सुने होंगे। हाँ, बिल्कुल। ये ओबेसिटी के ट्रीटमेंट में रेवोल्यूशन ला रहे हैं, बट इनके बेनिफिट्स सिर्फ वेट लॉस से कहीं ज्यादा हैं। इनके पीछे की साइंस फैसिनेटिंग है। ये एक्चुअली काम कैसे करते हैं? इट्स क्वाइट क्लेवर। ये हमारे गट में कुछ हार्मोन्स को मिमिक करते हैं। जब आप ड्रग लेते हैं तो ये बेसिकली आपके ब्रेन को ट्रिक करता है कि आप फुल हैं, सो इट कर्ब्स योर एपेटाइट। Okay. बट हियर्स द किकर,
स्टडीज ने दिखाया है कि ये हार्ट अटैक्स और स्ट्रोक्स जैसे कार्डियोवैस्कुलर इवेंट्स का रिस्क भी सिग्निफिकेंटली रिड्यूस करते हैं और किडनी डिजीज के लिए भी बेनिफिट्स दिखाते हैं। वाओ, तो ये सिर्फ एक वैनिटी ड्रग नहीं है, ये एक सीरियस कार्डियो प्रोटेक्टिव मेडिसिन है, बट ये इनक्रेडिबली एक्सपेंसिव है, राइट? इंडिया एंगल क्या है यहाँ? That's where it gets really interesting for us. The patents are expiring. Main drug, semaglutide, का प्राइमरी पेटेंट 2024 में ही एक्सपायर हो गया और उसका सेकेंडरी पेटेंट सिर्फ मार्च 2026 तक वैलिड है। एंड दैट मीन्स जेनेरिक्स एग्जैक्टली, सिप्ला, डॉक्टर रेड्डीज, बायोकॉन जैसी इंडियन फार्मा जायंट्स अपने जेनेरिक वर्जन्स डेवलप करने की रेस में पहले से ही हैं। लोगों के लिए एक्सेसिबल और अफोर्डेबल हो जाएंगे। दिस इज अ मैसिव टॉपिक फॉर यूपीएससी। GS3 के लिए ये SNT और फार्मा सेक्टर को टच करता है। GS2 के लिए पब्लिक हेल्थ और पेटेंट एक्सपायरी के साथ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स भी। Absolutely. The drug class is the key term here. चलो इसे बोलकर प्रैक्टिस करते हैं। GLP-1 agonists like semaglutide and tirzepatide. Right. So the mini recap is this. In short, new GLP-1 weight loss drugs offer major health benefits far beyond weight loss. And with key patents expiring, Indian generic manufacturers are poised to make them affordable for all. पब्लिक हेल्थ के इसी थीम पर रहते हुए चलो इंडिया के कुछ की हेल्थ मिशंस और 2026 के टारगेट्स का रिपोर्ट कार्ड देखते हैं। Public Health 2026, TB, HPV, broad micro theme, health governance. 25 तक टीबी एलिमिनेट करने का एक बहुत एम्बिशियस टारगेट था। उसका स्टेटस क्या है? Unfortunately, we missed it. गोल था 2015 लेवल्स के कंपैरिजन में न्यू केसेस और डेथ्स में 80% रिडक्शन। हाउएवर 2024 तक एक्चुअल रिडक्शन इंसिडेंट्स में सिर्फ 21% और डेथ्स में 28% था। सो वी आर क्वाइट फार फ्रॉम द टारगेट। दैट्स अ सिग्निफिकेंट गैप। बट एक और फ्रंट पर कुछ पॉजिटिव न्यूज़ है, राइट? द HPV वैक्सीन। यस, दिस इज अ वेरी पॉजिटिव डेवलपमेंट। सर्विकल कैंसर वैक्सीन के नेशनल रोल आउट के लिए कॉन्क्रीट प्लान्स हैं। फाइनल डिसीजन 2026 में एक्सपेक्टेड है। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। इनक्रेडिबली इंपॉर्टेंट बिकॉज सर्विकल कैंसर इंडियन वुमेन में दूसरा सबसे कॉमन कैंसर है और ये HPV वैक्सीन से ऑलमोस्ट एंटायरली प्रिवेंटेबल है। सॉसेस में कैंसर केयर के लिए एक और इनिशिएटिव का भी जिक्र है। दैट्स राइट। 2025 और 26 बजट में डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में डे के कैंसर सेंटर सेटअप करने का प्लान इंट्रोड्यूस किया गया। दिस इज अ गेम चेंजर फॉर एक्सेसिबिलिटी। बिल्कुल, इसका मतलब है कि स्मॉलर टाउन्स और रूरल एरियाज में लोग कीमोथेरेपी जैसे ट्रीटमेंट्स घर के पास करवा सकते हैं। This is core GS Paper 2 material on health and social justice. It's important to be critical and use these facts. टीबी मिशन में इम्प्लीमेंटेशन गैप की बात कर सकते हैं, बट HPV और डे केयर सेंटर्स जैसे पॉजिटिव स्टेप्स को भी हाईलाइट कर सकते हैं। Exactly. That fact about the TB target is a powerful one to remember. चलो इस फैक्ट को रिहर्स करते हैं। India missed its 2025 TB elimination target, which aimed for an 80% reduction but achieved much less. Okay, so the mini recap here is, in short, India faces significant challenges in meeting its TB elimination goals, but is taking positive steps towards cervical cancer prevention with the HPV vaccine rollout and improving cancer care access. Public health से चलो अब एग्रीकल्चर पर स्विच करते हैं, बट विद अ स्ट्रॉन्ग लिंक टू क्लाइमेट चेंज। हम राइस कल्टीवेशन की एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम और एक बहुत क्लेवर सोल्यूशन के बारे में बात करेंगे। Rice and methane, AWD, broad micro theme, environment, agriculture. दिस इज फैसिनेटिंग स्टफ। तो बड़ी प्रॉब्लम यह है कि राइस, जो आधी दुनिया का स्टेपल फूड है, मीथेन एमिशंस का एक ह्यूज सोर्स है। ऐसा क्यों है? It's because of how we traditionally grow it. Rice paddies को continuously flooded रखा जाता है। हाँ, इससे सॉइल में anaerobic conditions मतलब नो ऑक्सीजन क्रिएट होती हैं, and these conditions are the perfect breeding ground for tiny microbes that pump out methane. एंड मीथेन इज अ पोटेंट ग्रीन हाउस गैस, वेरी पोटेंट, कार्बन डाइऑक्साइड से 28 गुना ज्यादा। ओह वाओ, मुझे नहीं पता था कि इतना ज्यादा है। तो वो क्लेवर सोल्यूशन क्या है? It's a beautifully simple technique called alternate wetting and drying और AWD। फील्ड्स को हर समय फ्लडेड रखने के बजाय फार्मर्स पीरियोडिकली सॉइल को सरफेस पर ड्राई होने देते हैं। अच्छा, ये सिंपल एक्ट ऑफ इंट्रोड्यूसिंग ऑक्सीजन उन मीथेन प्रोड्यूसिंग माइक्रोब्स को डिसरप्ट कर देता है और एमिशंस को स्लैश कर देता है। दैट साउंड्स सिंपल एंड इफेक्टिव। मीथेन कट करने के अलावा और भी बेनिफिट्स हैं? यस, इट्स अ ट्रिपल विन। फर्स्ट, ये बहुत सारा पानी बचाता है। सेकंड, ये मीथेन कट करता है। एंड थर्ड, एंड दिस इज द रियली कूल पार्ट, ये फार्मर्स के लिए कार्बन क्रेडिट्स के थ्रू एक्स्ट्रा इनकम जनरेट कर सकता है। अरे वाह, एमिशंस रिड्यूस करने का प्रूफ देकर फार्मर्स इन क्रेडिट्स को मार्केट में बेच सकते हैं और करीबन 3,300 रुपए पर हेक्टेयर कमा सकते हैं। अ ट्रिपल विन, सेव्स वाटर, कट्स पोल्यूशन एंड अर्न्स मनी। ये तो परफेक्ट सोल्यूशन है और बेयर और शेल जैसे बड़े नाम भी इसे सपोर्ट कर रहे हैं। एब्सोल्युटली। GS पेपर 3 के लिए ये क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर का टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल है। ये वाटर कंजर्वेशन, क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन, टेक्नोलॉजी और फार्मर इनकम सब लिंक करता है। उस टेक्निक का नाम याद रखने लायक है। चलो इसे बोलकर प्रैक्टिस करते हैं। ऑल्टरनेट वेटिंग एंड ड्राइंग और AWD फॉर राइस कल्टीवेशन। Right. And to sum it up, in short, the AWD technique in rice farming offers a triple benefit. It saves water, cuts methane emissions, and can even generate extra income for farmers through carbon credits. अब एक क्लासिक डिबेट जो इंडियन पॉलिटिक्स में बार बार आता है, हमारे स्टेट्स की फाइनेंशियल हेल्थ, स्पेसिफिकली तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश के बीच एक कंट्रोवर्सी। TN versus UP debt debate, broad micro theme, polity economy. Yes, this was a big political spat. यह तब शुरू हुआ जब किसी ने पॉइंट आउट किया कि रॉ नंबर्स में तमिलनाडु का टोटल आउटस्टैंडिंग डेट इंडिया के किसी भी स्टेट से ज्यादा है। बट जैसा सॉसेस पॉइंट आउट करते हैं, ये तो आधी स्टोरी है ना? हाँ, ये तो ऐसा हुआ कि एक आदमी जिसने 1 करोड़ का होम लोन लिया है, वो उस आदमी से ज्यादा ट्रबल में है जिसने 1 लाख का पर्सनल लोन लिया है बिना उनकी इनकम कंसिडर किया। दैट्स द परफेक्ट एनालॉजी। ये डिबेट पब्लिक फाइनेंस का एक क्रूशियल कॉन्सेप्ट हाईलाइट करता है।
It's not about how much you owe, but about your ability to repay. राइट रियल इंपॉर्टेंट मेट्रिक है डेट टू जीडीपी रेशियो। ये आपके टोटल डेट को आपकी स्टेट की एनुअल इकोनॉमिक आउटपुट के परसेंटेज ग्रुप में मेजर करता है। तो भले ही टीएन का एब्सोल्यूट डेट ज्यादा हो, उसकी इकोनॉमी भी लार्जेस्ट और फास्टेस्ट ग्रोइंग में से एक है। एग्जैक्टली। इकोनॉमिक थ्योरी कहती है कि हाई डेट सस्टेनेबल हो सकता है अगर वो प्रोडक्टिव डेट हो, मतलब आपने इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन, हेल्थ जैसी चीजों में इन्वेस्ट करने के लिए बोरो किया है जो फ्यूचर ग्रोथ को बूस्ट करेगा। Exactly. If your economy is growing faster than your debt, you're generally in a good position. And of course, ये economic debate जल्दी ही political बन गया। This is a fantastic case study for GS Paper 3 on government budgeting and GS2 on federalism. It teaches you to look beyond the headline numbers. It's not about the absolute debt, it's about sustainability, judged by the debt to GSDP ratio. A very nuanced but important point. चलो इस core concept को rehearse करते हैं। High debt can be sustainable if it is productive and supported by high economic growth. Absolutely. So the mini recap is, in short, the TN vs UP debt debate shows that judging a state's financial health requires looking at the debt to GSDP ratio, not just the absolute debt amount. Excellent. Let's shift our focus now to international affairs and a very, very dramatic event that unfolded in South America. US intervention in Venezuela, broad micro theme, international relations. This is huge. Sources कहते हैं कि US Delta forces ने वेनेजुएलन प्रेसिडेंट निकोलस मदुरो को लिटरली कैप्चर कर लिया। हाँ। और उन्होंने जो जस्टिफिकेशन यूज किया वो 200 साल पुरानी पॉलिसी का थ्रोबैक है। That's right. This event US फॉरेन पॉलिसी में एक मैसिवली अग्रेसिव शिफ्ट सिग्नल करता है। जिस पॉलिसी की तुम बात कर रहे हो वो है मॉनरो डॉक्ट्रिन फ्रॉम 1823। ये तब था जब यूएस ने बेसिकली यूरोपियन पावर्स को कहा द अमेरिकन कॉन्टिनेंट्स आर आवर स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस, स्टे आउट। अब ट्रंप ने इसे रिवाइव और रीब्रांड किया है एज द डोनरो डॉक्ट्रिन। ओके, तो वो एक हिस्टोरिकल डॉक्ट्रिन को जस्टिफिकेशन की तरह यूज कर रहे हैं। बट इस इंटरवेंशन के पीछे रियल ड्राइवर क्या है? ऑयल होगा, राइट? 100%। वेनेजुएला के पास दुनिया का लार्जेस्ट प्रूवन ऑयल रिजर्व्स हैं, अराउंड 303 बिलियन बैरल्स। दैट्स मोर देन सऊदी अरेबिया। वाओ। बट मिसमैनेजमेंट और सैंक्शंस की वजह से वो ग्लोबल आउटपुट का 1% से भी कम प्रोड्यूस कर रहा है। पोटेंशियल इज एब्सोल्युटली मैसिव। और यूएस का प्लान है कि अपनी फर्म्स जैसे शेवरॉन को भेजकर वेनेजुएला का पूरा डिकेइंग ऑयल सेक्टर रिफर्बिश करवाए। यस। बट एक्सपर्ट स्केप्टिकल हैं। वो कहते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर इतना ब्रोकन है कि इसे फिक्स करने में अ कोलोसल अमाउंट ऑफ टाइम एंड मनी लगेगा। इट विल। बट यूपीएससी GS2 ऑन इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए ये एक मेजर टॉपिक है। इट इज अ प्राइम एग्जांपल ऑफ रिसोर्स ड्रिवन फॉरेन पॉलिसी एंड यूनिलैटरलिज्म। राइट। आपको इस मॉनरो डॉक्ट्रिन के रिवाइवल को एनालाइज करना होगा। उस डॉक्ट्रिन का नाम क्या है? चलो ओरिजिनल और मॉडर्न वर्जन बोलकर प्रैक्टिस करते हैं। द मोनो डॉक्ट्रिन ऑफ 1823 एंड ट्रम्प्स डोन रॉय डॉक्ट्रिन। Right. And the bottom line is, in short, the US intervention in Venezuela, justified under a new Don Roy doctrine, is primarily driven by the desire to control and revive the country's massive and underexploited oil reserves. ओके, फ्रॉम मिलिट्री इंटरवेंशन टू अ डिफरेंट काइंड ऑफ इंटरवेंशन जो ह्यूमन बॉडी के अंदर है। ये नेक्स्ट वन स्ट्रेट आउट ऑफ साइंस फिक्शन है और ये इंडिया में हो रहा है। Nanobots in cancer. ब्रॉड माइक्रो थीम, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। This is a truly groundbreaking innovation from the Indian Institute of Science in Bengaluru, led by Dr. Ambarish Ghosh. Wow. उन्होंने मैग्नेटिक नैनो रोबोट्स डेवलप किए हैं जो कैंसर सेल्स को हंट डाउन एंड डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। Nanorobots. So we are talking about microscopic robots. ये काम कैसे करते हैं? देयर डिजाइन इज इंस्पायर्ड बाय बैक्टीरिया। वो सिलिका के बने हैं और उन पर एक टाइनी आयन टिप है जो उन्हें मैग्नेटिक बनाता है। Okay. उनकी हेलिकल टेल्स भी हैं कॉर्कस्क्रू की तरह। डॉक्टर्स एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड्स यूज करके इन नैनोबॉट्स को ब्लड स्ट्रीम के थ्रू इनक्रेडिबल प्रिसिजन के साथ सीधे ट्यूमर तक स्टीयर कर सकते हैं। दे कैन लिटरली ड्रिल इनटू डेंस कैंसर टिश्यू। That's unbelievable. तो एक बार वो ट्यूमर तक पहुंच गए तो क्या करते हैं? मल्टीपल एप्लीकेशंस है। मेन है टारगेटेड ड्रग डिलीवरी। आप उन्हें कीमोथेरेपी ड्रग से लोड कर सकते हैं और वो पॉइजन को डायरेक्टली ट्यूमर के अंदर रिलीज करते हैं जिससे हेल्दी सेल्स पर साइड इफेक्ट्स ड्रास्टिकली रिड्यूस हो जाते हैं। बूफा अमेजिंग एप्लीकेशन है हाइपोथर्मिया। आप मैग्नेटिक फील्ड्स यूज करके नैनोबॉट्स को वाइब्रेट और हीट अप करवा सकते हैं ओवर 42 डिग्री सेल्सियस, जो कैंसर सेल्स को अंदर से कुक करके किल कर देता है। Targeted drug delivery or localized heating. And this is being developed in India. Yes. For GS Paper 3, under S&T and achievements of Indians, this is a perfect example to write about. It showcases India's cutting-edge indigenous R&D capabilities. The mechanism is just mind-blowing. Yes. चलो, core mechanism को rehearse करते हैं. Magnetic nanorobots with helical tails are steered by magnetic fields to drill into tumors. So, to sum up this incredible breakthrough, in short, Indian scientists have developed magnetic nanobots that can be steered to tumors for targeted drug delivery and killing cancer cells, a major advance in medical technology. एक टेक ब्रेकथ्रू से एक मेजर टेक कंट्रोवर्सी पर। चलो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया में वापस चलते हैं। Grok AI and Safe Harbor. Broad micro theme, technology law. ये कंट्रोवर्सी तब शुरू हुई जब ग्रॉक AI, जो इलॉन मस्क के एक्स का AI मॉडल है, उसने कुछ ऑब्जेक्शनेबल इमेजेस ऑफ विमेन जनरेट की। Oh. इससे तुरंत एक बड़ी डिबेट शुरू हो गई कि जब AI हार्मफुल कंटेंट क्रिएट करता है तो रिस्पॉन्सिबल कौन है? और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट लीगल कॉन्सेप्ट सामने लाता है, सेफ हार्बर। आप एक्सप्लेन कर सकती हैं कि ये क्या है? ऑफ कोर्स, सेफ हार्बर एक लीगल इम्यूनिटी है जो फेसबुक, यूट्यूब, एक्स जैसे प्लेटफॉर्म्स को हमारे IT एक्ट ऑफ 2000 के सेक्शन 79 के अंडर दी गई है। Okay. ये बेसिकली कहता है कि प्लेटफॉर्म सिर्फ एक इंटरमीडियरी है और वो यूजर्स के पोस्ट के लिए लायबल नहीं है एज लॉन्ग एज द प्लेटफॉर्म डज इट्स ड्यू डिलिजेंस टू टेक डाउन इलीगल कंटेंट। ठीक है, तो ये उन्हें यूजर जनरेटेड कंटेंट से प्रोटेक्ट करता है।
बट हियर्स द ट्विस्ट, गवर्नमेंट का आर्गुमेंट है कि ग्रॉक एआई कंटेंट यूजर जनरेटेड नहीं था. हाँ, It was generated by the platform's own AI. So X is no longer a neutral intermediary. It's the creator of the content. एग्जैक्टली दैट्स द क्रूशियल शिफ्ट. गवर्नमेंट ने एक्स को वार्न किया है कि उसका सेफ हार्बर प्रोटेक्शन रिवोक हो सकता है. कानून उस समय के लिए लिखा गया था जब प्लेटफॉर्म सिर्फ कंटेंट होस्ट करते थे. उसने जनरेटिव एआई की दुनिया इमेजिन नहीं की थी. और इससे नए कानून बनेंगे, राइट? फॉर श्योर, गवर्नमेंट पहले से ही ओल्ड आईटी एक्ट को रिप्लेस करने के लिए एक नया डिजिटल इंडिया एक्ट पर काम कर रही है. इट इज ऑलमोस्ट सर्टेन कि ये नया लॉ एआई जनरेटेड कंटेंट के लिए सेफ हार्बर प्रोटेक्शन को हटा देगा या सिवियरली लिमिट कर देगा. This is extremely important for GS3 on cybersecurity and GS2 on governance. It's all about how our laws are struggling to keep up with technology. That legal distinction is everything. चलो इसे प्रैक्टिस करते हैं. Safe harbor under section 79 applies to user generated content, not necessarily platform generated AI content. Got it. So the mini recap is, in short, the Grok AI controversy has challenged the safe harbor immunity for social media platforms as the government argues that platforms are directly responsible for content generated by their own AI models. लीगल डेवलपमेंट्स को कंटिन्यू करते हुए चलो डेली राइट्स और यूएपीए लॉ से रिलेटेड एक बहुत सिग्निफिकेंट सुप्रीम कोर्ट बेल ऑर्डर देखते हैं. Delhi Riots Bail Order, UAPA, broad micro theme, polity security. दिस वाज अ वेरी न्यूआंस्ड रूलिंग फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट. उन्होंने राइट्स के अलेज्ड मास्टरमाइंड्स जैसे उमर खालिद और शर्जील इमाम को बेल डिनाई कर दी. हाँ. बट एट द सेम टाइम उन्होंने कई सो कॉल्ड फैसिलिटेटर्स या फुट सोल्जर्स को बेल ग्रांट कर दी. That's right. जजमेंट के कोर में एक क्लियर हायरार्की ऑफ ऑफेंडर्स क्रिएट की गई. कोर्ट ने आइडियोलॉजिकल ड्राइवर्स और एग्जीक्यूटर्स के बीच एक डिस्टिंक्शन ड्रॉ किया. बट रूलिंग का जो पार्ट सबसे ज्यादा स्टैंड आउट करता है वो है कोर्ट का टेररिस्ट एक्ट अंडर सेक्शन 15 ऑफ द यूएपीए का इंटरप्रिटेशन. यहाँ पर ये बहुत ब्रॉड हो जाता है. इट डज. सुप्रीम कोर्ट ने होल्ड किया कि रोड ब्लॉकेड्स या डिसरप्टिंग एसेंशियल सर्विसेज जैसे एक्शंस अगर वो देश की इकोनॉमिक सिक्योरिटी को थ्रेट पहुंचाते हैं तो उन्हें टेररिस्ट एक्ट्स माना जा सकता है. वाओ. If the prosecution can show that the intent was to threaten the unity and integrity of India, ये डेफिनेशन को पोटेंशियली बहुत वाइड बना देता है. और इसका बेल मिलने पर डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है यूएपीए के एक और स्ट्रिंजेंट सेक्शन की वजह से. Yes, Section 43D5, which is the bail bar. ये कहता है कि बेल ग्रांट नहीं की जा सकती अगर ऑन द फेस ऑफ इट अक्यूज के खिलाफ एक प्राइमा फेसी केस एग्जिस्ट करता है. और दैट डेलिकेट बैलेंस बिटवीन इंडिविजुअल लिबर्टी एंड नेशनल सिक्योरिटी. इट इज अ लैंडमार्क जजमेंट विद ह्यूज इंप्लीकेशंस. एससी की इंटरप्रिटेशन को रिहर्स करना वर्थ इट है. Road blockades can be a terrorist act under UAPA if the intent is to threaten India's unity. Right. And the quick recap is, in short, the SC's Delhi riots bail order created a distinction between masterminds and facilitators and upheld a broad definition of terrorist act under UAPA, making bail extremely difficult. अब चलो अपना इंटरनेशनल लेंस फिर से ब्रॉडन करते हैं. हमने यूएस इंटरवेंशन इन वेनेजुएला की बात की. Right. बट लैटिन अमेरिका में सिर्फ वही देश यूएस के रेडार पे नहीं है. Latin America threats, broad micro theme. International relations. तो वेनेजुएला के अलावा यूएस अपना अटेंशन कहाँ फोकस कर रहा है? सोर्सेज पहले कोलंबिया की ओर पॉइंट करते हैं. Yes, कोलंबिया को एक लेफ्टिस्ट प्रेसिडेंट गुस्तावो पेट्रो रीड कर रहे हैं जिससे यूएस वेरी है. ओके. मोर इंपॉर्टेंटली वो कोकेन का एक मेजर प्रोड्यूसर बना हुआ है. यूएस ने एक्शन की थ्रेट दी है अगर कोलंबिया ड्रग ट्रैफिकिंग और इलीगल माइग्रेशन को कर्ब करने के लिए और ज्यादा कुछ नहीं करता. और फिर नेबर मैक्सिको, वहाँ इशू सिमिलर लगते हैं. सिमिलर बट विद अ डिफरेंट ड्रग. मेक्सिको के साथ की इश्यूज है डेडली सिंथेटिक ओपियोइड, फेंटेनिल की ट्रैफिकिंग और ऑफ कोर्स माइग्रेशन. यार्ड तक लिमिटेड नहीं है. चलो वे अप नॉर्थ चलते हैं. फ्रीजिंग बट स्ट्रेटेजिकली हॉट आर्टिक में. ग्रीनलैंड एनेक्सेशन, ब्रॉड माइक्रो थीम, जियोपॉलिटिक्स आईआर. दिस माइट साउंड लाइक अ जोक बट इट्स अ वेरी सीरियस जियोपॉलिटिकल मूव. प्रेसिडेंट ट्रंप ने रिपीटेडली कहा है कि वो चाहते हैं कि यूएस ग्रीनलैंड को डेनमार्क से बाय करे या इवन एनेक्स कर ले. इट साउंड्स क्रेजी ऑन द सरफेस. यूएस एक जायंट आइलैंड ऑफ आइस को लेके इतना ऑब्सेस्ड क्यों है? Because it's not just a giant island of ice anymore. यूएस का इंटरेस्ट थ्रीफोल्ड है. फर्स्ट, स्ट्रेटेजिक लोकेशन. जैसे आर्कटिक आइस मेल्ट हो रही है, एशिया और यूरोप के बीच नए फास्टर शिपिंग लेन्स खुल रहे हैं और ग्रीनलैंड ठीक उनके ऊपर बैठा है. सेकंड, वहां एक क्रिटिकल यूएस मिलिट्री बेस है, द पिट्टूफिक स्पेस बेस, जो मिसाइल वार्निंग और स्पेस सर्वेलेंस के लिए एसेंशियल है. Okay, strategic location and military base. That makes sense. Third reason क्या है? रिसोर्सेज. ग्रीनलैंड के पास वास्ट अनटैप्ड रिजर्व्स ऑफ रेयर अर्थ एलिमेंट्स हैं जो सारी मॉडर्न टेक्नोलॉजी के लिए क्रूशियल है, प्लस गोल्ड एंड यूरेनियम. ये अपना पोलर सिल्क रोड इनिशिएटिव पुश कर रहा है और ग्रीनलैंड के माइनिंग सेक्टर में ऑलरेडी इन्वेस्ट कर चुका है. यूएस इसे एक स्ट्रेटेजिक राइवल के तौर पर देखता है जो उसके बैकयार्ड में कैंप लगा रहा है एंड वांट्स टू ब्लॉक देम एट ऑल कॉस्ट्स. This is a perfect topic for GS2 and GS1. It connects climate change, geopolitics, resource competition, and military strategy. A perfect storm of 21st century issues. Absolutely. The Arctic is the new great game. ग्रीनलैंड में यूएस के 3 मेन इंटरेस्ट्स को रिहर्स करना यूजफुल है. स्ट्रेटेजिक लोकेशन, मिलिट्री बेस एंड नेचुरल रिसोर्सेज. Right. So the mini recap is, in short, US interest in annexing Greenland is driven by its strategic location in the warming Arctic, its vast resources, and the urgent need to counter China's growing influence in the region. हमने यूएपीए लॉ का जिक्र कुछ बार किया है. मुझे लगता है कि एक मोमेंट लेकर ये समझना वर्थ इट है कि ये लॉ डेकेड्स में इवॉल्व कैसे हुआ है. UAPA's definition of terrorism, broad micro theme, internal security law. यस, चलो इसकी जर्नी ट्रेस करते हैं. द अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट या यूएपीए हमेशा से एक एंटी टेरर लॉ नहीं था, है ना? Not at all. ये ओरिजिनली 1967 में एनैक्ट हुआ था और इसका मेन पर्पस था सिसेशनिस्ट मूवमेंट से डील करना जो इंडिया से ब्रेक अवे की डिमांड कर रहे थे.
टेररिज्म शब्द तो एक्ट में 2004 तक था ही नहीं। तो टर्निंग पॉइंट क्या था जिसने इसे इतना स्ट्रिंजेंट लॉ बना दिया? पहला मेजर चेंज था 2008 अमेंडमेंट, जो 26/11 मुंबई टेरर अटैक्स के ठीक बाद आया। यहीं पर सेक्शन 15 में टेररिस्ट एक्ट की डेफिनेशन को वेग फ्रेज बाय एनी अदर मींस ऐड करके एक्सट्रीमली ब्रॉड बना दिया गया। इस अमेंडमेंट ने पुलिस पावर्स को भी मैसिवली इंक्रीज किया। और ये यही नहीं रुका, 2012 में एक और अमेंडमेंट हुआ। Security, specifically related to counterfeit currency. And then came the most recent big change in 2019. 2019 अमेंडमेंट ने क्या किया? It was very significant. इसने सेंट्रल गवर्नमेंट को इंडिविजुअल्स को टेररिस्ट डेजिग्नेट करने की पावर दे दी। इससे पहले सिर्फ ऑर्गेनाइजेशंस को डेजिग्नेट किया जा सकता था। ओके। इसने नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी NIA को और ज्यादा सीजर पावर्स भी दी। So you can see a clear pattern of the law's scope progressively widening over time. This is a fundamental topic for GS3 on internal security and GS2 on polity. It's essential to understand this legislative history and be able to critically analyze the trade-off between the need for a strong anti-terror law and the potential impact on civil liberties. A critical analysis is absolutely key. चलो टाइमलाइन याद रखने के लिए key amendments practice करते हैं। 2008 post 2611 broadened definition and 2019 designation of individuals. So a quick recap on its evolution. In short, the UAPA has evolved from a law against secession to a comprehensive anti-terror law with an increasingly broad definition of terrorism and stringent provisions, especially after the 2008 and 2019 amendments. अब चलो दो स्टोरीज को कनेक्ट करते हैं जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। यूएस कैप्चर ऑफ प्रेसिडेंट मदुरो इन वेनेजुएला और उसका इंपैक्ट ऑन अनदर ग्लोबल सुपर पावर चाइना। Maduro capture in China, broad micro theme, geopolitics. राइट तो यूएस इंटरवेंशन इन वेनेजुएला सिर्फ ऑयल या डॉनरो डॉक्ट्रिन असर्ट करने के बारे में नहीं था, ये चाइना को भी एक डायरेक्ट मैसेज था। कैसे? Because Venezuela लैटिन अमेरिका में चाइना का एक की एलाई था। वो उसके ग्लोबल बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव BRI में एक मेजर पार्टनर था। मदुरो रेजिम का फॉल बीजिंग के लिए एक ह्यूज जियोपॉलिटिकल सेटबैक है। इट्स लाइक लूजिंग अ मेजर पीस ऑन द ग्लोबल चेस बोर्ड। और एक फाइनेंशियल एंगल भी है ना, a lot of money at stake. A huge amount. वेनेजुएला पर चाइना का अप्रोक्सीमेटली $19 बिलियन का कर्ज है, ज्यादातर लोन्स फॉर ऑयल डील से। मदुरो के जाने और एक नई US बैक्ड रेजिम के आने से उस मैसिव डेट का रीपेमेंट अब कंप्लीटली अनसर्टेन है। China could lose billions. But a biggest impact is the geopolitical signal it sends, right? Absolutely. This decisive unilateral action by the US दुनिया को and specifically China को उसकी military reach और willingness to act forcefully दिखाता है। It's a powerful warning shot, perhaps with an eye on Taiwan. This is a perfect GS2 case study of US-China competition playing out in a third country. It shows how economic ties like the BRI and debt are deeply linked with strategic interests. It's a great example of 21st century great power politics. चलो, चाइना पर दो मेन impacts को रिहर्स करते हैं। Setback for the BRI and uncertainty over its $19 billion debt. Right. So the bottom line is, in short, the US-led ouster of Maduro is a major blow to China, jeopardizing its strategic investments and massive loans and serving as a powerful warning against its expanding influence in the Americas. Speaking of China, चलो अपना attention हमारे border और line of actual control और LAC पर long-standing dispute पर डालते हैं। Sources में diplomat अशोक कांथा से कुछ excellent historical context है। LAC dispute अशोक कांथा. Broad micro theme, international relations security. LAC के साथ को प्रॉब्लम ये है कि ये मैप पर एक क्लियरली डिफाइंड या डीमार्केटेड लाइन नहीं है। हाँ, इसी एम्बिग्विटी को चाइना कॉन्स्टेंटली एक्सप्लॉइट करता है। बट ये लाइन आई कहां से? मैकमोहन लाइन से शुरू करते हैं। द मैकमोहन लाइन 1914 में शिमला कन्वेंशन में ब्रिटिश इंडिया और तिब्बत के बीच ड्रॉ की गई थी। चाइना प्रेजेंट था, बट उसने फाइनल अग्रीमेंट साइन करने से रिफ्यूज कर दिया। नाउ हियर्स द क्रूशियल डिटेल। उस समय उनका ऑब्जेक्शन इनर और आउटर तिब्बत के बॉर्डर को लेके था, इंडिया तिब्बत बॉर्डर को लेके नहीं। बट आज वो कन्वेंशन साइन न करने को मैकमोहन लाइन की वैलिडिटी क्वेश्चन करने के लिए यूज करते हैं। तो LAC टर्म बहुत बाद में आया चाइनीज साइड से। यस, चाइनीज प्रीमियर जू एनलाई ने 1959 में नेहरू को लिखे एक लेटर में पहली बार ये टर्म यूज किया था। इंडिया ने तब इसे रिजेक्ट कर दिया था। बड़ा चेंज 1993 में आया बॉर्डर पीस एंड ट्रैंक्विलिटी एग्रीमेंट BPTA के साथ। उस एग्रीमेंट में इंडिया ने फॉर्मली LAC के कॉन्सेप्ट को पीस मेंटेन करने के बेसिस के तौर पर एक्सेप्ट कर लिया, इवन दो द लाइन इटसेल्फ वाज स्टिल नॉट डिफाइंड। और इसे एक्चुअली डिफाइन करने और मैप्स एक्सचेंज करने का प्रोसेस स्टॉल हो गया, राइट? इट स्टॉल्ड इन 2002। चाइना ने क्रिटिकल वेस्टर्न सेक्टर जहां लद्दाख है के लिए मैप्स एक्सचेंज करने से रिफ्यूज कर दिया। राइट। ये डिलिबरेट एम्बिग्विटी चाइना को ग्रे जोन टैक्टिक्स यूज करने अलाउ करती है। वो सलामी स्लाइसिंग करते हैं, स्टेटस को में स्मॉल इंक्रीमेंटल चेंजेस करना और साइकोलॉजिकल टैक्टिक्स। This historical evolution is so important to understand the current standoff. GS2 India and its neighborhood और GS3 security के लिए ये एक कोर टॉपिक है। हिस्ट्री इज एब्सोल्युटली की हियर। चलो सीक्वेंस सही करने के लिए की टाइमलाइन प्रैक्टिस करते हैं। मैकमोहन लाइन 1914, LAC concept introduced 1959, India accepts LAC concept in BPTA 1993. Got it. So a quick recap of this complex history. In short, the India-China LAC dispute stems from a historically ambiguous and undemarcated border, which China deliberately exploits using grey zone tactics after stalling the clarification process in 2002. Okay, let's take a short break from all this high-stakes geopolitics and delve into the layered history of a famous landmark in Old Delhi. Turkman Gate. Mughal Gateway. Broad micro theme. History, culture. तुर्कमान गेट, मैं वहां कई बार गया हूं, बट मुझे नहीं पता था कि इसमें इतनी हिस्ट्री है। ऑफ कोर्स इसे मुगल्स ने बनाया था। Yes.
इसे 17वीं सेंचुरी में शाहजहां के शहर शाहजहानाबाद के हिस्से के रूप में बनाया गया था। इसका नाम एक सूफी सेंट शाह तुर्कमान बयाबानी के नाम पर है, जिनका टूम्ब पास में ही है। बट फैसिनेटिंग बात यह है कि इस मुगल गेट के ठीक एडजेसेंट रजिया सुल्तान का ग्रेव है। रजिया सुल्तान, the only woman to have ruled the Delhi Sultanate. सो दैट्स फ्रॉम अ कंप्लीटली डिफरेंट एरा, सेंचुरीज बिफोर द मुगल्स। Exactly. तो एक छोटे से एरिया में मुगल और सल्तनत हिस्ट्री साइड बाय साइड है। बट गेट की स्टोरी यहीं खत्म नहीं होती। इसका एक मच मोर रीसेंट एंड मच डार्कर चैप्टर भी है। ड्यूरिंग द इमरजेंसी इन 1976, इमरजेंसी के दौरान क्या हुआ? it became the site of a major and violent incident. संजय गांधी के इनफेमस सिटी ब्यूटिफिकेशन ड्राइव के हिस्से के रूप में गेट के पास डेमोलिशन ड्राइव शुरू की गई। Okay. रेजिडेंट्स ने प्रोटेस्ट किया और ये पुलिस फायरिंग और कई डेथ्स तक पहुंचा। इट्स वन ऑफ द डार्केस्ट एपिसोड्स ऑफ द इमरजेंसी। Wow. So it's a witness to Mughal glory, Sultanate history, and the dark side of modern Indian politics. This is great for GS Paper 1, Art and Culture and Modern History. लेयर्स ऑफ हिस्ट्री इंडीड। चलो, इसकी सिग्निफिकेंस याद रखने के लिए 3 हिस्टोरिकल लिंक्स रिहर्स करते हैं। शाहजहां, मुगल, रजिया सुल्तान सल्तनत और द 1976 इमरजेंसी। Site in Delhi that connects the Mughal era, the Sultanate period with Razia Sultan's grave, and the controversial demolitions during the 1976 emergency. From history, let's go back to the economy and another commodity that had a massive price surge in 2025. This time, it's silver. Silver prices surfed a 160% wave. Broad micro theme, economy, commodities. A 160% wave. ये तो सिल्वर जैसी कमोडिटी के लिए an unbelievable surge है। यहाँ क्या हुआ? क्या ये कॉपर स्टोरी जैसा था? It's similar, but with its own unique twists. Copper की तरह ही primary driver massive industrial demand from new technologies था. Okay. Silver, solar panels, batteries और AI infrastructure के लिए absolutely crucial है. It's a key metal for both the green and the digital transitions. और कॉपर की तरह एक मेजर पावर से सप्लाई शॉक भी था। Exactly. चाइना ने अनाउंस किया कि वो जनवरी 2026 से सिल्वर पर एक्सपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस लगा रहा है। इससे मार्केट में एक ह्यूज सप्लाई स्केयर क्रिएट हो गया। बट सिल्वर का एक और यूनिक सप्लाई इशू है। वो क्या? गोल्ड की तरह जो अक्सर डायरेक्टली माइन किया जाता है, ज्यादातर सिल्वर कॉपर, लेड और जिंक जैसी दूसरी मेटल्स की माइनिंग का बाय प्रोडक्ट है। अच्छा। इसका मतलब है कि इसकी सप्लाई इनइलास्टिक है। अगर सिल्वर की प्राइस बढ़ भी जाए तो माइनर्स ओवरनाइट ज्यादा सिल्वर प्रोड्यूस करने का डिसाइड नहीं कर सकते। दिस इनइलास्टिसिटी मेक्स द प्राइस वेरी सेंसिटिव टू डिमांड शॉक्स। That's a great point. और यहाँ एक इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट डिबेट्समेंट ट्रेड भी प्ले में है। यस, ये तब होता है जब इन्वेस्टर्स हाई इन्फ्लेशन या गवर्नमेंट के ज्यादा मनी प्रिंट करने से वरीड हो जाते हैं, जो करेंसी को डिबेस करता है। Right. अपनी वेल्थ प्रोटेक्ट करने के लिए वो कैश बेचकर गोल्ड और सिल्वर जैसे हार्ड एसेट्स खरीदते हैं। This is another fantastic topic for GS Paper 3. It highlights the strategic importance of critical minerals, demand from green tech, supply chain vulnerabilities, and its role as an inflation hedge. It is. The two main drivers are the ones to focus on. चलो उन्हें प्रैक्टिस करते हैं। High industrial demand from green tech and China's export restrictions. Right. And the quick recap. In short, silver prices surged over 160% due to massive industrial demand for green tech and inelastic supply and China's export curbs, solidifying its status as a strategic critical mineral. अब एक ग्लोबल कमोडिटी से तमिलनाडु में एक सेक्रेड हिल पर एक बहुत लोकल डिस्प्यूट पर चलते हैं। Contested history of TN Hill, Thiruparangundam, broad micro theme, culture, law. This is about the Thiruparangundam hill in Madurai, and it seems to be a perfect example of India's complex syncretic culture. It really is. इस एक हिल पर एक फेमस मुरुगन टेम्पल है जो एक मेजर हिंदू पिलग्रिमेज साइट है। यहाँ एंशिएंट रॉक बेड्स भी हैं जो जैन मंक्स यूज करते थे, इसलिए इसे समनार हिल भी कहते हैं। एंड ऑन द वेरी टॉप ऑफ द हिल यू हैव द सिकंदर बहादुर शाह दरगाह, अ सूफी सेंट श्राइन। तो सेंचुरी से ये डिफरेंट ट्रेडिशंस यहाँ कोएग्जिस्ट करती आई हैं। बिल्कुल। तो डिस्प्यूट कहाँ से आया? कॉन्फ्लिक्ट किस बारे में है? डिस्प्यूट बहुत स्पेसिफिक है। इट्स अबाउट अ रिचुअल कॉल्ड दी कार्तिकाय दीपम, जिसमें एक फेस्टिवल के दौरान हिल के ऊपर एक स्टोन पिलर पर एक जायंट लैंप जलाया जाता है। ओके। रिसेंट ईयर्स में डिफरेंट रिलीजियस ग्रुप्स ने इस स्पेसिफिक पिलर और रिचुअल परफॉर्म करने के राइट पर क्लेम किया है। और मामला कोर्ट में गया? वर्डिक्ट क्या था? दी मद्रास हाई कोर्ट स्टेप्ड इनटू मीडिएट। उसने एक बैलेंस जजमेंट दिया, लैंप लाइटिंग रिचुअल को कंटिन्यू करने की परमिशन दी, बट स्पेसिफाई किया कि इसे सिर्फ टेंपल अथॉरिटीज ही कैरी आउट करेंगे विद सर्टेन लिमिटेशंस। This is a really interesting case study for GS Paper 1 on art and culture and GS 2 on the role of the judiciary in resolving social conflicts. It shows how shared sacred spaces can become points of contestation. It's a microcosm of a larger social dynamic in India. Context समझने के लिए हिल के 3 syncretic elements को याद रखना है। चलो उन्हें रिहर्स करते हैं। मुरुगन टेम्पल हिंदू, Jain beds and a Sufi dargah. Got it. So a quick recap on this. In short, the Thiruparankundram Hill, a historic site of Hindu, Jain and Sufi presence, became the center of a dispute over a religious ritual which was ultimately settled by a Madras High Court order aiming for balance. एक रिलीजियस डिस्प्यूट से एक मेजर पॉलिसी शिफ्ट पर चलते हैं, एक ऐसे स्टेट में जो अपनी अल्कोहल प्रोहिबिशन के लिए फेमस है। लेट्स गो टू गुजरात। गुजरात liquor law relaxation. ब्रॉड माइक्रो थीम। Economy policy. गुजरात 1960 में अपनी फॉर्मेशन से ही एक ड्राई स्टेट रहा है। दिस इज अ कोर पार्ट ऑफ इट्स आइडेंटिटी। बट अब एक मेजर पॉलिसी रिलैक्सेशन हुई है। चेंज क्या है? स्टेट ने अल्कोहल बैन रिलैक्स किया है, बट विद अ वेरी बिग कैच। ये सिर्फ गांधीनगर में गिफ्ट सिटी के अंदर वाइन एंड डाइन फैसिलिटीज के लिए है। गिफ्ट सिटी, जिसे इंडिया का ग्लोबल फाइनेंशियल एंड टेक हब बनाने के लिए डेवलप किया जा रहा है। सो दिस इज एन इकोनॉमिक डिसीजन, नॉट अ सोशल वन। Exactly. Stated goal है to provide a global business ecosystem to attract international investment and talent.
Okay. ये फ्री फॉर ऑल नहीं है, सिर्फ गिफ्ट सिटी में काम करने वाले या ऑफिशियली विजिट करने वाले लोगों को ही स्पेशल लिकर एक्सेस परमिट्स इशू किए जाएंगे. इट्स अ केयरफुली कंट्रोल्ड रिंग फेंस्ड रिलैक्सेशन. And this is a huge departure from the state's history, right? Law बहुत strict रहा है. वेरी स्ट्रिक्ट. गुजरात ने बॉम्बे प्रोहिबिशन एक्ट ऑफ 1949 इनहेरिट किया था. लॉ इतना सिवियर है कि 2009 में हुज ट्रेजेडीज में डेथ होने पर डेथ पेनल्टी इंट्रोड्यूस की गई थी. Wow. सो लॉ को रिलैक्स करना इवन इन दिस लिमिटेड वे इज अ मेजर आइडियोलॉजिकल शिफ्ट. This is a perfect case study for GS2 on governance and GS3 on economy. It highlights the concept of policy exceptions for special economic zones. It's a classic example of economic pragmatism winning over long-held social ideology. A great way to put it. The key detail to remember is the location. चलो इसे प्रैक्टिस करते हैं. Liquor ban relaxed only for wine and dine facilities within Gift City. Right. The mini recap is, in short, Gujarat has relaxed its strict, long-standing liquor prohibition, but only within the very specific confines of Gift City, in a pragmatic move to boost its appeal as a global financial hub. हमने ग्लोबल क्लाइमेट नैरेटिव में शिफ्ट की बात पहले की थी. अब एक मेजर इवेंट देखते हैं जो उस शिफ्ट को एक्सेलरेट कर रहा है. द यूएस एग्जिट फ्रॉम की इंटरनेशनल क्लाइमेट बॉडीज. US climate exit, broad micro theme, environment IR. This is a huge move by the Trump administration with massive global consequences. उन्होंने exactly किस-किस से withdraw किया है? It's a complete and total withdrawal. They have pulled the US out of the UNFCCC, जो all climate negotiations की parent body है. Okay. They're out of the Paris Agreement of 2015. They have left the IPC, जो UN की Nobel-winning climate science body है, and they've even withdrawn from the International Solar Alliance, or ISA. ISC withdrawal तो इंडिया के लिए एक particular blow होगा, since it was our flagship global initiative. It's a huge symbolic blow. US 2021 में 101st member के तौर पर ज्वाइन हुआ था, और उसका एग्जिट इस इंडिया-लेड इंस्टीट्यूशन की क्रेडिबिलिटी को अंडरमाइन करता है. But a broader impact is even bigger. US बेसिकली क्लाइमेट पर अपनी ग्लोबल लीडरशिप रोल को एब्डिकेट कर रहा है एंड हैंडिंग इट ओवर टू चाइना, जो अब रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी में अनडिस्प्यूटेड वर्ल्ड लीडर है. और इंडिया के लिए इसका मतलब फाइनेंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए की पार्टनर को खोना भी है, राइट? यस, क्लीन एनर्जी एंड टेक्नोलॉजी ट्रांसफर इंडो-यूएस कोऑपरेशन का एक मेजर पिलर था. दैट इज नाउ एट रिस्क. दिस इज अ क्रिटिकल डेवलपमेंट. GS3 और GS2 के लिए आपको एनालाइज करना होगा कि ये इंडिया के लिए चैलेंजेस जैसे लॉस ऑफ फंडिंग और अपॉर्चुनिटीज दोनों कैसे क्रिएट करता है. अ ट्रूली पिवटल मोमेंट इन क्लाइमेट पॉलिटिक्स. चलो इस मूव के स्केल याद रखने के लिए 4 की बॉडीज को लिस्ट करते हैं. UNFCCC, Paris Agreement, IPCC, and International Solar Alliance. And the mini recap on this major event. In short, the US withdrawal from all major international climate bodies has created a leadership vacuum, handed a strategic advantage to China, and undermined global climate action, including the India-led International Solar Alliance. Okay, from a major international policy shift, let's zoom back into a major pension scheme reform happening in Tamil Nadu. TN, TAPES vs CPS, broad micro theme, governance, economy. This is at the heart of the huge old pension scheme versus new pension scheme debate happening all over India. तमिलनाडु ने अपने गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के लिए टेप्स नाम की एक नई स्कीम इंट्रोड्यूस की है. TAPES. तमिलनाडु अशोर्ड पेंशन स्कीम. ये ओल्डर कंट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम और CPS को रिप्लेस करेगी. तो बड़ा डिफरेंस क्या है? इस नई TPS के फीचर्स क्या हैं? की फीचर ये है कि ये एक डिफाइंड बेनिफिट स्कीम है. इसका मतलब है कि पेंशन अमाउंट गारंटीड है. It is set at 50% of the employee's last drawn salary plus dearness allowance. So it provides security. Yes. However, ये अभी भी contributory है. Employees अपनी salary का 10% contribute करेंगे और government matching contribution देगी. तो ये market link scheme से एक move away है. Exactly. Old CPS, National Pension System, NPS की तरह market link था. Your final pension depended on how your investments performed. Okay. TPS एक assured guaranteed return का element वापस लाता है, जो government employee unions की main demand है. This is a very important development for GS2 on governance and GS3 on economy. You need to understand the pros and cons here. Market-linked NPS fiscally more sustainable है, but defined benefit OPS और TPS greater social security provide करता है. It's a classic debate between fiscal prudence and social security. The key shift is the most important part. चलो इसे बोलकर प्रैक्टिस करते हैं. From a market-linked CPS to a defined benefit assured return TPS. Right. And the mini recap is, in short, Tamil Nadu is replacing its market-linked pension scheme, CPS, with a new assured benefit scheme, TPS, reflecting a broader political trend of moving back towards older, more secure pension systems for government employees. अब हमारे पास कुछ सैड न्यूज़ है. एक एमिनेंट इकोलॉजिस्ट का निधन हो गया, जो इंडिया के एक सबसे सिग्निफिकेंट और कॉन्टेंशियस एनवायरमेंटल डिबेट्स के सेंटर में थे. Madhav Gadgil and Western Ghats, broad micro theme, environment, personalities. We are talking about the great ecologist Professor Madhav Gadgil. उनका नाम वेस्टर्न घाट्स का सिनोनिम है. हाँ. वो वेस्टर्न घाट्स इकोलॉजी एक्सपर्ट पैनल और WGEP के चेयरमैन थे, जिसने अपनी फेमस रिपोर्ट 2011 में सबमिट की थी. That report was a landmark document. Gadgil's पैनल ने recommend किया था कि पूरे वेस्टर्न घाट्स माउंटेन रेंज को एक इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया ESZ डिक्लेयर किया जाए. Okay. It proposed a graded approach, region को 3 zones of sensitivity, ESZ 1, 2 and 3 में डिवाइड करके. और मोस्ट सेंसिटिव जोन ESZ1 के लिए रिकमेंडेशंस बहुत स्ट्रिक्ट थी, राइट? They were. It called for a complete ban on any new mining operations, thermal power plants and large dams in ESZ1. It was a very strong ecology-first approach to conservation. But the report was never implemented. It was too controversial.
It was. रीजन की सभी स्टेट गवर्नमेंट्स ने इसे रिजेक्ट कर दिया, आर्ग्यूइंग दैट इट वाज टू रिस्ट्रिक्टिव एंड वुड हॉल्ट डेवलपमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट ने फिर इसे रिव्यू करने के लिए एक और कमेटी, द कस्तूरी रंगन पैनल, अपॉइंट की। कस्तूरी रंगन रिपोर्ट ने रिकमेंडेशंस को हेवीली डाइल्यूट कर दिया। This is a classic and extremely important case study for GS3 on environment and conservation. The Gadgil versus Kasturirangan reports represent two opposing philosophies of conservation. His legacy will forever live on through this crucial debate. चलो उनकी रिपोर्ट की रिकमेंडेशन प्रैक्टिस करते हैं। Designate the entire Western Ghats as an ecologically sensitive area with 3 zones. So the mini recap of his legacy is, in short, the late Madhav Gadgil's landmark report recommended strong, comprehensive environmental protections for the entire Western Ghats, but it was rejected and diluted by the subsequent Kasturi Rangan panel, highlighting the ongoing conflict between conservation and development. अब चलो नॉर्थ ईस्ट चलते हैं और असम में ट्राइबल स्टेटस के लिए एक लॉन्ग स्टैंडिंग एंड कॉम्प्लेक्स डिमांड देखते हैं। Assam ST status bid, broad micro-theme, polity, social justice. So this is about the demand from 6 large and influential communities in Assam to be granted scheduled tribe or ST status. ये communities कौन सी हैं? They are the Thai Ahom, Moran, Mothok, Chutia, Koch Rajbongshi, and the T tribes. Okay. Now, what's important to know is that all 6 of these communities are currently classified as other backward classes or OBCs. और वो decades से ST status डिमांड कर रहे हैं, बट असम के अंदर से इसका ऑपोजिशन भी है। Yes, Assam की existing ST communities, both from the plains and the hills, इस move को strongly oppose कर रही हैं। उन्हें डर है कि अगर ये 6 लार्ज कम्युनिटीज एसटी लिस्ट में ऐड हो गई तो रिजर्वेशंस में उनका शेयर डाइल्यूट हो जाएगा और पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन भी कम हो जाएगा। So it's a very complex situation with competing aspirations. कोई potential solution डिस्कस हो रहा है? There is. असम में एक 3-tier ST लिस्ट क्रिएट करने का प्रपोजल फ्लोट किया गया है। अच्छा। You would have the existing ST plains and ST hills lists और इन 6 कम्युनिटीज के लिए एक नई थर्ड कैटेगरी ST वैली क्रिएट की जाएगी। This is a great topic for GS2 on reservation policy and GS1 on Indian society. It really highlights the complexities of scheduling tribes and the intense political dynamics involved. से कुछ को लिस्ट करके प्रैक्टिस करते हैं। Thai Ahom, Moran and T tribes. Right. And the mini recap is, in short, 6 major OBC communities in Assam are demanding ST status, leading to opposition from existing ST groups, with a proposed 3-tier ST list being considered as a potential solution to this complex issue. चलो अब दुनिया के मोस्ट पावरफुल मिलिट्री अलायंस नेटो की तरफ चलते हैं और उसके अंदर मौजूद ग्लेयरिंग डिस्पैरिटीज को देखते हैं। NATO's disparities, broad micro theme, international relations. नेटो में 32 मेंबर कंट्रीज हैं, सब आर्टिकल 5 के कलेक्टिव डिफेंस प्रिंसिपल से बंधे हैं, बट इस यूनिटी के प्रिंसिपल के बावजूद अलायंस इनक्रेडिबली लॉपसाइडेड है। Incredibly. चलो नंबर्स देखते हैं, because they are staggering. यूनाइटेड स्टेट्स की जीडीपी बाकी सभी 31 नेटो मेंबर्स की कंबाइंड जीडीपी से ज्यादा है। वाओ, सिर्फ यूएस इकोनॉमी बाकी सबसे बड़ी है। डिफेंस स्पेंडिंग का क्या? The gap there is even more stark. US डिफेंस पर करीबन $2,469 पर कैपिटा स्पेंड करता है। ओके। बाकी मेंबर्स के लिए एवरेज सिर्फ $366 पर कैपिटा है। यूएस मैसिवली डिस्प्रोपोर्शनेट शेयर ऑफ द बर्डन कैरी कर रहा है। और ये एक मेजर पॉइंट ऑफ कंटेंशन रहा है, स्पेशली विद द ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन। एब्सोल्युटली। ट्रम्प कॉन्स्टेंटली दूसरे नेटो मेंबर्स, स्पेशली जर्मनी जैसी वेल्दी यूरोपियन कंट्रीज पर अपनी डिफेंस स्पेंडिंग को 2% ऑफ जीडीपी के टारगेट तक बढ़ाने का प्रेशर डाल रहा है। और उसका ग्रीनलैंड एनेक्स करने का थ्रेट, जो डेनमार्क का है, अ फाउंडिंग नेटो मेंबर, अलायंस के अंदर बहुत इंस्टेबिलिटी क्रिएट करता है। This is an important topic for GS2 on global groupings. It shows the internal challenges and power dynamics within NATO. कोर इशू है बर्डन शेयरिंग और अलायंस का यूएस मिलिट्री पावर पर ओवर रिलायंस सीरियस क्वेश्चंस रेज करता है। इट्स अ क्रिटिकल वल्नरेबिलिटी फॉर द अलायंस। चलो स्केल समझने के लिए की डिस्पैरिटी रिहर्स करते हैं। US GDP is greater than the combined GDP of all other 31 NATO members. Right, and the mini recap is, in short, NATO faces a severe internal disparity, with the US vastly outspending all other members combined, leading to major political tensions over burden sharing and the long-term future of the alliance. अब मिडिल ईस्ट एक रीजन जो हमेशा टर्मोइल में रहता है। चलो अर्ली 2026 में ईरान की सिचुएशन देखते हैं। Iran protests, broad micro theme, international relations. ईरान प्रोटेस्ट की एक नई और इंटेंस वेव का सामना कर रहा है। इस बार मेन ट्रिगर्स क्या हैं? It's a combination of severe economic distress and growing geopolitical pressure. Primary trigger है dire economic situation. Country 50% से ज्यादा की hyper inflation face कर रही है. Currency, the रियाल, massively devalued हो गई है. The final straw था January 2026 में जब गवर्नमेंट ने essential goods पर crucial subsidies हटा दी, जिससे prices overnight skyrocket हो गए. So people are on the streets because they can't afford to live. कोई जियोपॉलिटिकल एंगल भी है? Yes. रिजीम की स्ट्रेंथ की इमेज इरोड हो गई है। रीसेंट इजरायली एंड यूएस स्ट्राइक्स ने रीजन में उसके प्रॉक्सीज जैसे हिजबुल्लाह को हिट किया है। Okay. इससे रिजीम वीक और वल्नरेबल दिख रहा है, जो प्रोटेस्टर्स को एम्बोल्डन करता है। और ईरान में रियल पावर किसके पास है? कंट्री को ऑफिशियली सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनी रूल करते हैं, बट रियल पावर ऑन द ग्राउंड इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर्प्स या दी IRGC के पास है। Right. वो एक पैरेलल मिलिट्री हैं जो इकोनॉमी के बड़े हिस्से और पूरे सिक्योरिटी apparatus को भी कंट्रोल करते हैं। दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर GS2 फॉर अंडरस्टैंडिंग द इंटरनल डायनामिक्स ऑफ अ की वेस्ट एशियन पावर। ईरान में इंस्टेबिलिटी का रीजनल स्टेबिलिटी, ग्लोबल ऑयल प्राइसेस और इंडिया के इंटरेस्ट्स जैसे चाबाहार पोर्ट पर डायरेक्ट इंप्लीकेशंस हैं। A very volatile situation indeed. कॉज याद रखने के लिए चलो प्रोटेस्ट के 3 मेन इकोनॉमिक ट्रिगर्स प्रैक्टिस करते हैं: hyperinflation, currency devaluation, and removal of subsidies. Right. So the mini recap is, in short,
A perfect storm of hyperinflation, geopolitical setbacks, and the removal of subsidies has triggered widespread protests in Iran, challenging the authority of the Khamenei regime and the powerful IRGC. एक कॉन्फ्लिक्ट रिडन रीजन से एक स्पोर्ट पर चलते हैं जो अपने सेट ऑफ चैलेंजेस फेस कर रहा है राइट हियर इन पंजाब। Kabaddi in Punjab, broad micro theme, society, sports, कबड्डी पंजाब के कल्चर का एक ह्यूज पार्ट है बट स्पोर्ट ट्रबल में लगता है। governance. Now, जो कबड्डी का वर्जन वो खेलते हैं उसे सर्कल स्टाइल कहते हैं। ये स्टैंडर्ड स्टाइल से डिफरेंट है जो आप प्रो कबड्डी लीग में देखते हैं। सर्कल स्टाइल एक लार्ज सर्कुलर फील्ड पर खेला जाता है और एक बहुत रॉ, हाई एनर्जी, हाई स्टेक्स वर्जन है। और ये हाई स्टेक्स ही प्रॉब्लम्स कॉज कर रहे हैं। एग्जैक्टली। ह्यूज अमाउंट्स ऑफ मनी इन्वॉल्व्ड ने इलीगल बेटिंग सिंडिकेट्स और गैंगस्टर इन्वॉल्वमेंट को अट्रैक्ट किया है। वायलेंस, शूटिंग्स एट टूर्नामेंट्स और मैच फिक्सिंग के कई इंसिडेंट्स हुए हैं। और स्पोर्ट की गवर्नेंस का क्या? दैट्स द रूट ऑफ द प्रॉब्लम। पंजाब में सर्कल स्टाइल कबड्डी के लिए कोई सिंगल क्रेडिबल गवर्निंग बॉडी नहीं है। अच्छा। मल्टीपल अनरेगुलेटेड फेडरेशंस हैं जो अकाउंटेबिलिटी, स्टैंडर्ड्स या प्लेयर सेफ्टी की कंप्लीट लैक लीड करती हैं। This is a small but interesting example for GS Paper 1 on Indian society or even GS4 ethics on the issue of ethics in sports. It shows how a traditional sports culture can be corrupted by commercialization and criminal elements when there is a governance vacuum. A sad state of affairs for a beloved sport. Context समझने के लिए चलो 2 different styles practice करते हैं. Circle style in Punjab versus standard style in the Pro Kabaddi League. Got it. And the mini recap. In short, the popular circle-style kabaddi in Punjab is plagued by serious issues like betting, gangster involvement, and the absence of a proper governing body, which is threatening the sport's integrity. Let's go back to the US now, and a very populous economic proposal from Donald Trump that is everyone talking. Trump's credit card rate cap. Broad micro theme, economy. This is a very interesting proposal. Trump ने credit cards पर interest rates, APR, को 10% पर कैप करने का सजेशन दिया है। Just for context, US में current rates typically 20-30% के आसपास हैं। So this is a drastic proposal. It is, and it raises a fundamental question about government regulation of financial markets. But what's really interesting is to compare this with the situation in India. Right. Indian context क्या है यहाँ? In India, credit card interest rates पर absolutely कोई cap नहीं है. The APRs here are much higher, ranging from 36% to an eye-watering 45%. Wow. और 2024 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने एक्चुअली बैंक्स के इन हाई रेट्स चार्ज करने के राइट को अपहोल्ड किया था। सुप्रीम कोर्ट की रीजनिंग क्या थी इसके लिए? Their argument was that credit card debt unsecured debt है, होम लोन या कार लोन की तरह कोई कोलैटरल नहीं है। Okay, so it is a very high risk loan for the bank, which justifies the high interest rate. RBI सेक्टर को मॉनिटर करता है, पर उसका फोकस बिलिंग में ट्रांसपेरेंसी इंश्योर करना है, इंटरेस्ट की प्राइस कैप करना नहीं। This is a great debate for GS3 on banking. It touches upon financial inclusion, consumer protection, and free market principles. There are strong arguments on both sides. एक क्लासिक इकोनॉमिक डिलेमा। The comparison is stuck. चलो इसे प्रैक्टिस करते हैं। Trump's proposed cap is 10%, while Indian credit card rates can go up to 45%. So the mini recap is, in short, Trump's populist proposal to cap credit card interest rates at 10% in the US highlights a sharp contrast with India, where there is no such cap and the Supreme Court has upheld very high interest rates on unsecured credit. From financial pests to agricultural pests. इंडिया के मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑयल सीड क्रॉप के लिए एक मेजर न्यू थ्रेट इमर्ज हुई है। एम है ओरोबंचे इजिप्शिया का, बट इसे लोकली मार्गोजा या ब्रूम रेप के नाम से जाना जाता है। And this isn't just any weed, it's a root parasite. ये लिटरली मस्टर्ड प्लांट की रूट से अंडरग्राउंड अटैच हो जाता है और न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर सक कर लेता है, होस्ट प्लांट को किल कर देता है। Wow. What makes it incredibly dangerous is that its seeds are tiny and can remain dormant but viable in the soil for up to 20 years. This makes it almost impossible to eradicate. और रिस्क में क्रॉप है मस्टर्ड जो इंडिया के लिए क्रिटिकल है। Absolutely critical. हमारे पास मस्टर्ड कल्टीवेशन के अंडर करीबन 9 मिलियन हेक्टेयर्स हैं। It's our largest domestic source of edible oil and is key to our food security. तो सोल्यूशन क्या है? Technology is the only answer. 2 potential solutions हैं. The first is the controversial GM mustard, जो इस wheat के resistant है. Okay. The second, and perhaps more politically viable route, is to develop non-GM hybrids that are herbicide tolerant, or HT. ये स्पेशल हाइब्रिड्स फार्मर्स को एक हर्बिसाइड स्प्रे करने अलाउ करेंगे जो ओरोबैंचे वीट को किल कर देगा विदाउट हार्मिंग द मस्टर्ड क्रॉप। This is a key topic for GS3 on agriculture, S&T, and food security. It brings up the whole GM crops debate, but also highlights that there are non-GM technological solutions like HT crops. A very serious threat that needs an urgent solution. चलो इस नास्टी वीट का नाम प्रैक्टिस करते हैं, ओरोबैंचे एजियोप्टिका और ब्रूम रेप। Right, so the mini recap is, in short, India's crucial mustard crop is under threat from a resilient parasitic weed called Orobanche, and the solution likely lies in developing herbicide-tolerant crop varieties using either GM or non-GM technology. अब कश्मीर से एक एक्साइटिंग आर्कियोलॉजिकल डिस्कवरी जो कुछ हिस्ट्री रीराइट कर रही है। Sehanpura Stupas, Kashmir. Broad micro theme, history, culture. This discovery was made in a place called Zehanpura in the Baramulla district of North Kashmir. वहाँ कुछ लार्ज माउंट्स थे जिन्हें लोकल्स हमेशा नेचुरल हिल समझते थे, बट आर्कियोलॉजिस्ट ने अब उन्हें एंशिएंट बुद्धिस्ट स्टूपास के रूप में आइडेंटिफाई किया है। And these are not just any stupas. साइट को एरिया की ओल्ड फ्रेंच आर्काइवल फोटो से कंपेयर करके उन्होंने उन्हें कुषाण एरा का डेट किया है। This makes them around 2000 years old. Wow, 2000 years old. ये हमें कश्मीर में बुद्धिज्म की हिस्ट्री के बारे में क्या बताता है? It confirms just how deep and ancient that history is. We know from historical texts like Kalhana's Rajatarangini that Buddhism probably existed in Kashmir even before the time of the great Mauryan Emperor Ashoka. But it was under the Kushan king Kanishka that Kashmir became a major global center for Buddhism.
In fact, the fourth great Buddhist council was held in Kashmir under Kanishka's patronage. This is a fantastic discovery for GS Paper 1, Ancient History and Art and Culture. It reinforces the historical image of Kashmir as a melting pot of cultures. ये prelims में question हो सकता है. A truly fantastic discovery. That historical connection is key. चलो इसे practice करते हैं. The fourth Buddhist council was held in Kashmir under the Kushan king Kanishka. So, the mini recap on this discovery is, in short, the recent discovery of 2000-year-old Kushan-era stupas in Kashmir's Zehanpura confirms the region's deep and ancient connection to Buddhism, dating back to even before the time of Ashoka. From ancient history to a very modern problem that plagues North India every single winter, fog. Fog, railways and airlines, broad micro-theme, S&T infrastructure. Every winter North India में life dense fog से disrupt हो जाती है, especially travel. चलो, इस fog के पीछे की science और technology को quickly समझते हैं. जो फॉग हम नॉर्थ इंडिया में देखते हैं उसे रेडिएशन फॉग कहते हैं. ये क्लियर काम विंटर नाइट्स पर बनता है. Okay? ग्राउंड तेजी से हीट लूज करता है और कूल डाउन हो जाता है. इससे उसके ठीक ऊपर की एयर लेयर भी कूल हो जाती है, जिससे वाटर वेपर कंडेंस होकर एक थिक ब्लैंकेट ऑफ फॉग बना लेता है. So how do our transport systems cope? Aviation से शुरू करते हैं. Planes near zero visibility में कैसे लैंड करते हैं? एयरपोर्ट्स एक सोफिस्टिकेटेड सिस्टम यूज करते हैं जिसे कैट IBB इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम और ILS कहते हैं. ये एक ग्राउंड बेस्ड सिस्टम है जो एयरक्राफ्ट को सिग्नल्स भेजता है, अलाउइंग स्पेशली ट्रेन पायलट्स टू लैंड इवन व्हेन द रनवे विजिबिलिटी इज एज लो एज 50 मीटर्स. और रेलवेज का क्या? उनके पास दो की टेक्नोलॉजीज हैं. सिंपलर वन है फॉग पास डिवाइस. ये एक GPS बेस्ड डिवाइस है जो लोको पायलट को अपकमिंग सिग्नल्स के बारे में ऑडियो अलर्ट्स देता है. Okay. द मोर एडवांस सोल्यूशन इज कवच, जो इंडिया का ओन इंडिजिनस ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम है. कवच सिग्नल्स का स्टेटस रेड, येलो और ग्रीन डायरेक्टली ड्राइवर्स कैबिन के अंदर स्क्रीन पर डिस्प्ले कर सकता है. This is a great topic for GS3 on S&T and infrastructure. It shows the practical application of technology. It's good to know the names of these technologies. CAT ITB for aviation and FOGPass and Kavach for railways. वेरी यूजफुल इन्फॉर्मेशन. चलो दो रेलवे टेक्नोलॉजीज को प्रैक्टिस करते हैं. फॉग पास डिवाइस, GPS बेस्ड ऑडियो एंड कवच इन कैबिन सिग्नल डिस्प्ले. Right. And the mini recap. In short, while radiation fog disrupts winter travel, aviation uses CAT ITB ILS to land in low visibility, and railways use technologies like the FOGPass device and Kavach to operate more safely and efficiently. अब इंडिया के स्पेस प्रोग्राम से कुछ डिसअपॉइंटिंग बट इंपॉर्टेंट न्यूज. ISRO, PSLV failure, broad micro theme, science and technology. दिस वाज द मिशन PSLV C62. रॉकेट 16 सैटेलाइट्स कैरी कर रहा था, बट अनफॉर्चुनेटली मिशन फेल हो गया. क्या गलत हुआ? Problem रॉकेट के थर्ड स्टेज में हुई, जिसे टेक्निकली PS3 कहते हैं. This stage uses a solid rocket motor. ओके. उसकी फायरिंग के दौरान कंबशन चेंबर में अ सडन प्रेशर ड्रॉप हुआ. इसका मतलब है कि रॉकेट को रिक्वायर्ड थ्रस्ट नहीं मिला, लीडिंग टू अ वेलोसिटी डेफिसिट. वो ऑर्बिट के लिए नीडेड स्पीड अचीव नहीं कर पाया. टू अंडरस्टैंड दिस बेटर, क्या आप PSLV रॉकेट का स्ट्रक्चर क्विकली रिकैप कर सकती हैं? इट्स इसरोज वर्कहॉर्स. ऑफ कोर्स, PSLV एक 4 स्टेज रॉकेट है. स्टेजेस सॉलिड और लिक्विड फ्यूल के बीच ऑल्टरनेट करती हैं. सो इट्स सॉलिड, देन लिक्विड, देन सॉलिड, देन लिक्विड. राइट. सेकेंड स्टेज फेमस लिक्विड फ्यूल्ड विकास इंजन यूज करता है. द थर्ड स्टेज जहां ये फेलियर हुआ वो सॉलिड फ्यूल स्टेज है जो फाइनल पावरफुल पुश देता है. This is important for GS3 on space technology. While we rightly celebrate ISRO's incredible successes, it's also important to be aware of the challenges and occasional failures. A reminder that space is indeed very hard. चलो precise failure point practice करते हैं. A pressure drop in the solid motor of the third stage, PS3. So the mini recap for this event is, in short, the PSLV C62 mission failed due to a malfunction in its third solid fuel stage, which resulted in the rocket failing to achieve the necessary velocity to reach orbit. हमने मनरो डॉक्ट्रिन का जिक्र कुछ बार किया है. मुझे लगता है कि एक मोमेंट लेके उसकी हिस्ट्री और एवोल्यूशन को प्रॉपर्ली समझना वर्थ इट है. Monroe Doctrine, 1823. Broad micro theme. World history. IR. So the doctrine originates with US President James Monroe way back in 1823. इसका ओरिजिनल पर्पस क्या था? ओरिजिनली इसके दो मेन पॉइंट्स या टेनेट्स थे. फर्स्ट था नॉन कॉलोनाइजेशन. यूएस ने डिक्लेयर किया कि अमेरिकन कॉन्टिनेंट्स यूरोपियन पावर्स द्वारा फ्यूचर कॉलोनाइजेशन के लिए ओपन नहीं है. ओके. सेकंड था नॉन इंटरफेरेंस. यूएस ने प्रॉमिस किया कि वो यूरोपियन अफेयर्स में मेडल नहीं करेगा. इन अ सेंस इट वाज अ बोल्ड डिक्लेरेशन ऑफ द अमेरिकाज एज अ यूएस स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस. But the doctrine evolves to justify more direct intervention. Yes, a first major change 1904 में रोजवेल्ट कोरोलरी के साथ आया. प्रेसिडेंट थियोडोर रोजवेल्ट ने डॉक्ट्रिन में एक नई लेयर ऐड की. अच्छा. उन्होंने डिक्लेयर किया कि यूएस के पास लैटिन अमेरिका में इंटरनेशनल पुलिस पावर के रूप में एक्ट करने का राइट है. And now we have the latest version, the Donroe Doctrine or the Trump Corollary. How is this different? This new version is even more assertive. It asserts the US right to direct resource extraction, जैसा हमने वेनेजुएला एग्जांपल में देखा, and it does so without even the pretense of needing to counter an external European threat. This is essential for GS1 World History and GS2 IR. Understanding the Monroe Doctrine and its corollaries is key to understanding 200 years of US foreign policy. A fascinating and dangerous evolution. चलो इस evolution की timeline practice करते हैं. Monroe Doctrine 1823, Roosevelt Corollary 1904, Trump's Donroe Doctrine. So a quick recap of this doctrine is, in short, the Monroe Doctrine evolved from an anti-colonial declaration in 1823
to a justification for US intervention as an international police power, Roosevelt corollary, and now under Trump for direct resource control, Monroe Doctrine. ईरान के थीम को कंटिन्यू करते हुए चलो उसके पास्ट से एक की फिगर देखते हैं जो आज भी ऑपोजिशन मूवमेंट के लिए बहुत रेलेवेंट है। Reza Pahlavi, son of Shah, broad micro theme, world history. वी आर टॉकिंग अबाउट रेजा पहलवी। ही इज द सन ऑफ मोहम्मद रजा पहलवी जो ईरान के लास्ट शाह या किंग थे। शाह को 1979 इस्लामिक रेवोल्यूशन में ओवरथ्रो कर दिया गया था। करंट इरानियन रिजीम और वहाँ डीप एंटी अमेरिकन सेंटिमेंट को समझने के लिए आपको पहलवी डायनेस्टी की हिस्ट्री जाननी होगी। एंड अ की इवेंट इन दैट हिस्ट्री वाज द 1953 coup. 1953 में क्या हुआ था? ईरान में एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर थे मोहम्मद मोसदेक. He was very popular and he nationalized Iran's oil industry, taking it away from British control. ओके इससे यूके और यूएस नाराज हो गए. So in 1953, the CIA and MI6 orchestrated a coup to overthrow Mossadegh. उन्होंने फिर शाह मोहम्मद रजा पहलवी को पावर में रीइंस्टेट कर दिया. और ये इवेंट अभी भी डीप मिसट्रस्ट का सोर्स है। It is the original sin in US-Iran relations. इसने एक डीप एंड लास्टिंग एंटी अमेरिकन सेंटिमेंट क्रिएट किया. रेजा पहलवी, अ सन ऑफ दैट शाह, अब यूएस में एग्जाइल में रहते हैं और करंट रिजीम के खिलाफ ऑपोजिशन मूवमेंट के प्रोमिनेंट फिगर्स में से एक है. This is significant for GS1 world history. The 1953 coup is a classic example of Cold War intervention by Western powers to secure their oil interests. हिस्ट्री कास्ट्स अ वेरी लॉन्ग शैडो. चलो वो की इवेंट प्रैक्टिस करते हैं. The 1953 CIA-MI6 coup that ousted PM Mossadegh and reinstated the Shah. And the mini recap is, in short, Reza Pahlavi is the son of the last Shah of Iran, who was himself installed in power after a 1953 CIA-led coup, an event that remains a major source of mistrust in US-Iran relations. From Iran, let's return to our own neighborhood and a piece of territory that is strategically vital and highly contested. Shaksgam Valley. Broad micro theme, IR security. भी कहते हैं ये exactly कहाँ located है? It's located in the high Himalayas, just to the north of the Siachen Glacier. It lies at a critical tri-junction between India, Pakistan-occupied Kashmir, and China. और इसका legal status क्या है? This is where it gets complicated. Very. In 1963, पाकिस्तान ने illegally ये वैली चाइना को सीड कर दी as part of a boundary agreement between them. So what is India's official stance on this? India's stance is unequivocal. हम शक्सकम वैली को इंडिया का इंटेग्रल पार्ट मानते हैं as it was part of the erstwhile princely state of Jammu and Kashmir. Therefore, India 1963 China-Pakistan agreement को completely reject करता है as illegal and invalid. और ये छोटी सी वैली इतनी strategically important क्यों है? Its proximity to the Siachen Glacier is what makes it so vital. शाक्सकम वैली में चाइना द्वारा बनाया गया कोई भी रोड या मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर ग्लेशियर पर इंडियन आर्मी की पोजीशंस को डायरेक्टली थ्रेटन करेगा. Right. ये CPIC इंफ्रास्ट्रक्चर की सिक्योरिटी के लिए भी क्रूशियल है. This is a crucial topic for GS2 on India's neighborhood and GS3 on security. You have to be very clear about its location, legal status and strategic importance. It is. चलो लीगल स्टेटस को क्लियर करने के लिए प्रैक्टिस करते हैं. Illegally ceded by Pakistan to China in 1963, but claimed by India. Right. And the mini recap is, in short, the Shaksgam Valley, an Indian territory north of Siachen, was illegally ceded by Pakistan to China in 1963 and remains a major strategic concern for India due to its proximity to CPIC and the Siachen Glacier. We're circling back to Venezuela one last time to look at a very specific detail about its most important asset, its oil. Venezuela's crude. Broad. Micro theme. Economy, resources. So we know Venezuela has the world's largest oil reserves. But इस sources कहते हैं कि not all crude oil is the same. वेनेजुएला के पास जो स्पेसिफिक टाइप का ऑयल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है. That's a key detail. Venezuelan crude oil को heavy and sour categorize किया जाता है. ओके इसका मतलब है कि वो thick and viscous है और उसमें high sulfur content है. It's generally considered lower quality oil. तो अगर ये लोअर क्वालिटी है तो यूएस इसमें इतना इंटरेस्टेड क्यों है? This is the fascinating part. US Gulf Coast पर located highly advanced and complex oil refineries exactly इसी तरह के heavy sour crude oil को process करने के लिए specifically designed and optimized हैं. ओह वो US के domestic light sweet shale oil को process करने में उतने efficient नहीं है. So Venezuelan oil is the perfect tailor-made feedstock for some of America's most valuable refineries. दैट्स अ ब्रिलियंट पॉइंट. इट्स नॉट जस्ट अबाउट द क्वांटिटी ऑफ ऑयल, इट्स अबाउट द क्वालिटी एंड इट्स परफेक्ट मैच विद यूएस इंफ्रास्ट्रक्चर. कोई इंडिया या एंगल भी है यहाँ. There is ONGC विदेश, हमारी स्टेट ओन्ड कंपनी का वेनेजुएला में एक ऑयल फील्ड में इन्वेस्टमेंट्स है सालों से. उसके डिविडेंड्स एंड इन्वेस्टमेंट्स वहां मडूरो रिजीम पर सैंक्शंस की वजह से फंसे हुए हैं. गवर्नमेंट चेंज इंडिया के लिए इन फ्रोजन एसेट्स को पोटेंशियली अनलॉक कर सकता है. This adds another important layer to the Venezuela story for GS3 on energy security and GS2 on IR. The devil is always in the details. चलो स्पेसिफिक ऑयल टाइप प्रैक्टिस करते हैं. Venezuelan crude is heavy and sour, which is ideal for US Gulf Coast refineries. Right. And the mini recap is, in short, Venezuela's vast oil reserves are of a specific heavy, sour type, making them a perfect and valuable feedstock for specialized US refineries, which is a key economic driver of US interest. Now for our final two snippets of this marathon session. Let's start with a massive deal in the world of big tech. Apple Google AI deal, broad micro theme, technology. This is a deal that would have been unthinkable a few years ago. Arch rivals Apple और Google AI पे पार्टनर कर रहे हैं. हाँ.
एप्पल ने गूगल के जेमिनी एआई मॉडल्स को अपनी वॉइस असिस्टेंट सीरी और दूसरे एआई फीचर्स को पावर करने के लिए यूज करने का डिसाइड किया है। It's a landmark deal, and it shows just how incredibly expensive and difficult it is to develop cutting-edge foundational AI models. Only a handful of companies in the world can do it, and Apple has decided it's better to partner with Google than to compete directly on this front. बट एप्पल का पूरा ब्रांड प्राइवेसी पे बना है। वो गूगल एआई मॉडल यूज करके यूजर प्राइवेसी कैसे गारंटी कर सकते हैं? उनके पास प्राइवेट क्लाउड कंप्यूट और PCC नाम का एक बहुत क्लेवर सिस्टम है। ओके The bottom line is that जब आपका डेटा क्लाउड में AI मॉडल द्वारा प्रोसेस होने के लिए भेजा जाता है, तो वो एक सिक्योर एनवायरनमेंट में इस तरह प्रोसेस होता है कि एप्पल या गूगल दोनों के लिए उसे एक्सेस करना क्रिप्टोग्राफिकली इम्पॉसिबल हो जाता है। So your personal data remains private. सो एप्पल इज यूजिंग गूगल्स इंजन बट बिल्डिंग इट्स ओन सिक्योर कार अराउंड इट। That's a good way to think about it. And there's another distinction. Google powerful, pre-trained, foundational Gemini model provide करता है। राइट Apple फिर इस मॉडल को अपने डेटा पर फाइन ट्यून करेगा to make it work seamlessly with Apple's apps and ecosystem. This is a significant development for GS3 SNT. It shows the trend of consolidation in the AI industry and also highlights the growing importance of privacy-preserving technologies like PCC. A landmark deal for the AI era. चलो वो की प्राइवेसी फीचर प्रैक्टिस करते हैं। प्राइवेट क्लाउड कंप्यूट PCC ensures user data remains inaccessible to Apple and Google. Right, and the mini recap. In short, Apple is integrating Google's powerful Gemini AI into its products, but is using its own private cloud compute technology to fine-tune the models and ensure user privacy. And now for our final topic. Let's explore the history of a classic, elegant piece of Indian menswear. Bandgala history. Broad micro theme. Culture history. द बंद गला, या जैसे कुछ लोग प्रिंस सूट कहते हैं, इसका ओरिजिन जोधपुर के प्रिंसली स्टेट में है, राइट? That's right. The Bandgala is a perfect example of cultural evolution, blending indigenous Indian styles with colonial influences. So let's trace its evolution. ये आया कहाँ से? The lineage starts with the long flowing jama of the Mughal era. This evolved into the Angrakha and then into the Achkan, which was a long coat buttoned up to the neck. The Bandgala is essentially a shortened Achkan. इसे शॉर्टन क्यों किया गया? For functionality. जोधपुर के रॉयल्स एविड हॉर्स राइडर्स एंड पोलो प्लेयर्स थे। Okay. एक लॉन्ग कोट स्पोर्ट्स के लिए इम्प्रैक्टिकल था, सो उन्होंने अचकन को वेस्ट लेंथ एक शॉर्टन कर दिया, क्रिएटिंग द बंदगला। एंड देयर इज अ डायरेक्ट कॉलोनियल लिंक हियर। इसे इंग्लिश स्टाइल राइडिंग ब्रीचेस के साथ पहनने के लिए अडेप्ट किया गया। इनफैक्ट ये टाइट फिटिंग ब्रीचेस खुद जोधपुर के नाम से वर्ल्ड फेमस हो गए। So the Jodhpur Royals popularized the complete look, the Bangala jacket and the Jodhpur breeches, and took it to the world. This. It shows the influence of royal patronage, functional needs like sports, and cross-cultural interactions in shaping what we now consider traditional Indian attire. What a cool story. चलो वो evolution chain practice करते हैं। जामा, अंगरखा, आचकन, बांदगला। From the polo fields of Jodhpur to the fashion ramps of the world. And the mini recap is, in short, the Bandgala originated in Jodhpur as a shortened, more functional version of the Achkan for sports and was popularized globally by Jodhpur Royals along with their signature riding breeches, the Jodhpurs. Wow, what a marathon session. तो दोस्तों ये था हमारा सुपर डीप डाइव इनटू द करंट अफेयर्स फ्रॉम जनवरी 1st to 14th। चलो एक क्विक एनर्जेटिक रीकैप करते हैं मेजर थीम्स का। We started with the geopolitics of resources. देखा कि कैसे AI और green energy डॉक्टर कॉपर और सिल्वर को न्यू strategic assets बना रहे हैं। फिर हमने ये यूएस इंटरवेंशन इन वेनेजुएला में प्ले आउट होते देखा। Then we moved to a major theme of law and liberty. हमने सुप्रीम कोर्ट के सामने crucial constitutional cases navigate किए from the Places of Worship Act to the CA. हमने UAPA के evolution को भी deconstruct किया। We also covered critical updates in science and technology. हमने Indian developed cancer fighting nanobots का incredible promise देखा, PSLV mission failure के challenges और GLP-1 drugs के साथ healthcare में revolution। और हमने crucial environment and governance issues को भी touch किया from the EU's CBAM carbon tax and the shifting global climate narrative to the Gadgil versus Kasturirangan debate on the Western Ghats. Absolutely. अब इस नॉलेज को लॉक इन करने में हेल्प करने के लिए आपके लिए कुछ क्वेश्चंस थोड़ा सोच लो। 1, What are the three main demand drivers causing the price surge for Dr. Copper? 2, What is the core principle and the cutoff date of the Places of Worship Act 1991? 3, What does CBAM stand for and how does it conflict with India's stand on the CBDR principle? 4, What is the main difference in justification between the original Monroe Doctrine of 1823 and Trump's Donroe Doctrine? 5, In the UAPA's Section 15, which vague phrase was added in 2008 that made the definition of a terrorist act extremely broad? 6, In which stage of the PSLV rocket did the S-62 mission failure occur? एंड नाउ फॉर टुडेस चैलेंज। आज की डिस्कशन से कोई भी 2 सीमिंगली अनरिलेटेड टॉपिक्स उठाओ। फॉर एग्जांपल हर्बिसाइड टॉलरेंट मस्टर्ड का डेवलपमेंट और गुजरात का लिकर लॉ रिलैक्सेशन। हाँ, उन्हें प्रैग्मेटिक पॉलिसी मेकिंग टू अचीव स्पेसिफिक इकोनॉमिक गोल्स के थीम के अंडर कनेक्ट करते हुए एक 100 वर्ड एनालिसिस लिखो। इट्स अ ग्रेट एक्सरसाइज। अगर ये incredibly detailed, energetic और in-depth analysis आपके लिए यूजफुल था तो इस फैमिली का परमानेंट हिस्सा बनो। मेक श्योर यू हैव हिट दैट सब्सक्राइब बटन। और प्लीज कमेंट्स में हमें बताओ कि कौन सा टॉपिक सबसे ज्यादा थॉट प्रोवोकिंग लगा। इसे अपने फेलो एस्पिरेंट्स के साथ शेयर करो बिकॉज नॉलेज ग्रोज बाय शेयरिंग। मिलते हैं अगले एनालिसिस में। कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।